फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 17 और आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ने जा रहे हैं। देखो ये जो ब्रॉडर टॉपिक है मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स का है, तो मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स में काफ़ी कुछ देखे हैं। देखो यहाँ पे सिलेबस देखो, फर्स्ट यहाँ पे तुमको सिलेबस में रिवोल्ट ऑफ 1857 दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे जाओ तो अभी तक क्या क्या कवर किए हम लोग, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कवर्ड, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कवर हो चुका है ना, ट्राइबल मूवमेंट कवर हो चुका है, पिजन मूवमेंट पिछले क्लास में कवर हो चुका है, और आज क्लास में हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास लेक्चर 18 में वर्किंग क्लास मूवमेंट प्लस लेफ्टिस्ट मूवमेंट ये देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। बट 1857 रिवोल्ट देखने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि भारत में और भी सिपाही म्यूटिनी हुए हैं। हाँ, 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी है वो सबसे फेमस है इंडिया में, जिसको बीडी सावरकर कहते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अनडाउटली बहुत बड़ा रिवोल्ट है। मगर सिपाही जो म्यूटिनी यानी कि सिपाही ने जो म्यूटिनी किया है, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके हेड है, जो भी सरकार में आप काम करें, उसी के विरोध में आप जंग छेड़ रहे हो, उसको म्यूटिनी कहा जाता है। ये आर्मी के लिए यूज़ होता है, यानी कि जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो उसी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड म्यूटिनी। हम यहाँ रेबेलियन का वर्ड का यूज़ नहीं किए हैं, यहाँ पे हम ना ही अपराइजिंग का यूज़ किए हैं, ना ही यहाँ पे बाकी दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे वर्ड म्यूटिनी हुआ है। तो म्यूटिनी वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, क्या है मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट के विरोध में हो, यानी कि जिस इस्टेब्लिशमेंट आप काम कर रहे हो उसी के विरोध में कोई बात हो, डेट्स कॉल्ड म्यूटिनी। बात समझे। तो बहुत सारा म्यूटिनी हुआ है भारत में, 1857 से पहले भी हुआ है। तो देखो यहाँ पे तो थोड़ा देखते हैं, ब्रीफ देखते हैं थोड़ा। सिपाही जो आर्मी लोग हैं उसमें बहुत ही डिसकंटेंटमेंट था, गुस्सा था ब्रिटिश को लेके। कारण क्या है, देखो डिस्क्रिमिनेशन, पेमेंट टाइम पे नहीं दिया जाता था और प्रमोशन ठीक से नहीं होता था इन लोग का। मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ कि हमारे जितने भी इंडियन सिपाही थे वो मैक्सिमम सूबेदार रैंक तक ही पहुँच पाते थे। सूबेदार रैंक बहुत छोटा रैंक होता है आर्मी में, देखोगे तो वो लेफ्टिनेंट नहीं बन पा रहे थे, वो ब्रिगेडियर नहीं बन पा रहे थे। देखते हो ना लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर कितना बड़ा पोस्ट होता है वहाँ। यदि हमारे इंडियन सिपाही इंटेलेक्चुअल भी है, लेट्स से बहुत बढ़िया भी है, बहुत एबल्ड भी है, तो सिपाही रैंक से ऊपर नहीं जा पा रहा था। सिपाही रैंक का मतलब क्या कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल होगा, तो एक रीज़न ये भी था। दूसरा क्या है कि हमारे इंडियन सिपाहीज़ को बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट मिलता था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। और ऐसे भी जानते हो कि आर्मी सब में बहुत कड़क डिसिप्लिन होता है, और जो सीनियर होते हैं, अभी तो चलो हमारे इंडियन आर्मी है तो हम नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, मगर ब्रिटिश के टाइम में देखो क्या होता होगा, जितने भी मार्शल सब है, बड़े बड़े लोग सब है ब्रिटिश, वो कितना दबाते होंगे हमारे इंडियन सिपाहीज़ को, ठीक है। नंबर 2, थर्ड देखो यहाँ पे, हाँ हमारे देखो जब हमारे इंडियन सिपाही सब बाहर काम करने के लिए जाते थे, जैसे सिंध में गया कि नहीं गया भारत का सिपाही, याद करो गोरखा लोग वहाँ पे गया था ना टिबेट में, यंग्स हस्बैंड के लीडरशिप के अंदर, है ना। हमारे आर्मी लोग वहाँ पे भी गए हैं, बर्मा में भी गए हैं। जब बाहर, एक तो देखो बाहर जाना भी गलत है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया में शुरू से कल्चर में ये रहा है कि कोई यदि सी पार करके कहीं जा रहा है, समुंदर पार करके जा रहा है, तो वो मलेच बन जाएगा। मलेच वर्ड का मतलब है कि नेगेटिव, और वो पूरा बैन है भारत कल्चर में क्या कि सी को क्रॉस नहीं करना है, ऐसा पहला मान्यता था भारत में। अब तो लोग जाते हैं, वो दूसरा विषय है। बात समझे, मलेच नहीं बनना है। तो दो रीज़न है, एक में क्या है कि कई इंडियन सिपाही लोग इस चीज़ को क्या अपोज कर देंगे कि हमको मलेच नहीं बनना है, यानी कि हमको सी को क्रॉस नहीं करना। दूसरी बात है कि यदि हम सी को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं आपके काम करने के लिए, आई मस्ट गेट अलाउंसेस, एक्स्ट्रा फी मिलना चाहिए ना, एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा पैसा भी ब्रिटिश नहीं दे रहा था। देखो वही चीज़ है थर्ड में कि गवर्नमेंट तुम्हारा फॉरेन सर्विस अलाउंसेस नहीं देता था इंडियन सिपाहीज़ को, यदि इंडियन सिपाहीज़ दूसरे जगह पे जाए तो। तीसरा क्या है कि देखो बहुत सारे मुस्लिम जो आर्मी थे, हमारे मुस्लिम भाई लोग थे जो सिपाहीज़ थे, वो लोग भी अपने फेथ के लिए, अपने रिलीजियस कॉज के लिए लड़े। क्यों, वही बात है, अभी समझोगे, मंगल पांडे का जो एपिसोड होगा उसमें समझोगे कि जो कारतूस था स्टूडेंट, कारतूस बना होता था तुम्हारा काऊ और पीक के फैट्स से। अब कारतूस पहले मुंह से बाइट करना पड़ेगा आपको, दांत से बाइट करना पड़ेगा,
यदि कारतूस यदि बना है पिग और काऊ के फैट से, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हिंदू जानबूझ के नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हिंदू के लिए गाय माता है, और मुस्लिम के लिए पिग जो है वो टैबू है, मतलब पिग का नाम भी नहीं सुन सकता है मुस्लिम सब, बहुत ही हराम माना जाता है पिग को, शुगर को। तो ये दोनों चीज़ का फैट यदि ग्रीस में मिलाया जा रहा है ना, तो कहने का मतलब जब पता चलेगा इंडियन सिपाहीज को, हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज को, तो विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो मामला क्या है। तो ब्रिटिश इंटरफेरेंस इनटू रिलीजियस मैटर वाज सीन विद आउटमोस्ट सस्पिशंस, यानी कि ब्रिटिश का जो इंटरफेरेंस था रिलीजियस मैटर में, इस चीज़ को लेके हमारे इंडियन सिपाही के बीच में बहुत ही संदेह था। किस तरह का संदेह देखो, पहले ये समझना होगा तुमको कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, याद है लॉर्ड डलहौजी 1856 में रहे, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1857 का रिवोल्ट हुआ था स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, जब लॉर्ड कैनिंग जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए थे 1856 में, तो उस समय देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया था कि सभी जितने भी इंडियन सोल्जर हो रेडी रहो, कभी भी तुम बाहर जा सकते हो और कभी भी तुम अंदर काम कर सकते हो। जब इस तरह का फरमान जारी किया गया, तो जितने भी इंडियन सिपाहीज है वो क्या होगा, उनके मन में एक गलत आ जाएगा, थॉट आ जाएगा, अच्छा हमको बाहर भेज देगा। बाहर भेजना तो क्या है, इंडियन कल्चर में यदि किसी को बाहर भेजा जाए, हिंदू को बाहर भेजा जाए, इसका मतलब वो मलेच बन गया। बात समझे ना, मलेच बताया ना क्या है। हाँ, अभी भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना मलेच का। अभी मलेच का मतलब होता है कि मतलब डटी आदमी है, गंदा आदमी है। एक्चुअल मलेच का मतलब होता है कि आपने सी बॉडी को क्रॉस कर दिया, इसलिए आप गंदा बन गए। बात समझ में आ रहा है ना। तो लॉर्ड कैनिंग ने इस तरह का एक्ट लाया था कि बी रेडी रहो किसी भी टाइम, कभी भी इंडिया के अंदर भी काम हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। 1806 में देखो, 1806 में क्या हुआ कि जो टर्बन है, सिख का जो टर्बन है ना, पगड़ी, हाँ, उसको रिप्लेस कर दिया गया लेदर कॉकेट्स से। इसके वजह से वेलोर म्यूटिनी हो गया। वेलोर नीचे तमिलनाडु में जो एरिया है, वेलोर म्यूटिनी हो गया कि कैसे हम कर सकते हैं अपना टर्बन को रिप्लेस, कैसे हो सकता है, वो मेरा धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो वेलोर म्यूटिनी हो गया। 1824 में बैरकपुर म्यूटिनी हो गया, जहाँ पे लोगों को बोला गया, सिपाही को बोला गया चलो बर्मा चलो, बर्मा में असिस्ट करना है। तो वहाँ पे बैरकपुर जानते हो ना, यही बैरकपुर में तुम्हारा मंगल पांडे ने भी अपोज किया था बाद में जाके। बैरकपुर वेस्ट बंगाल का जगह है ये, समझे। 1825 में यहाँ पे भी रिवोल्ट हो गया। 1844 में बंगाल में भी रिवोल्ट हो गया, जहाँ पे सैनिक को बोला गया चलो सिंध में असिस्ट करना है, सिंध में लड़ना है। तो उस समय यानी कि हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल कि जब जब इंडियंस को बोला गया बाहर चलो, तो इंडियंस ने म्यूटिनी किया है। आया समझ में स्टूडेंट। तो 1857 से पहले का रिवोल्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं ये। चलो आगे देखो। हाँ, सबसे शुरुआत में म्यूटिनी कहोगे तो 1764 में ही हो गया था, याद है 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 65 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इतना बच्चे लोग को पता होना चाहिए क्लास में, इतना दिन से पढ़ रहे हो, समझे। म्यूटिनी हुआ था बंगाल में। हाँ, वेलोर म्यूटिनी देखो, जैसे कि मैंने कहा है कि 1806 में वेलोर म्यूटिनी हुआ था, जहाँ पे सिपाही ने प्रोटेस्ट किया कि आप इंटरव्यू क्यों कर रहे हो हमारे रिलीजियस मैटर में, सोशल मैटर में, है ना। और ये लोग चाहते थे कि रूलर ऑफ मैसूर के अंदर ही हम काम करें। तो रूलर ऑफ मैसूर के बिहाफ में आ गए थे ये लोग, जबकि ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, समझ रहे हो ना। अब याद करो ये पीरियड 1806, 1799 में बच्चे लोग एंग्लो मैसूर लास्ट वार हुआ था, 4th वार, जहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली थे। हुडिया डायनेस्टी को फिर से वो कर दिया गया, हिंदू रूलर को दे दिया गया था, हिंदू रूलर को फिर से दे दिया गया था ना, जो माइनर सन था कृष्णदास समथिंग कुछ नाम था, कृष्णदास नहीं, आई एम सॉरी, कोई एक समथिंग कुछ नाम था, उसको दे दिया गया, उसको राजगद्दी दे दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वेलोर म्यूटिनी हुआ था, तो ये हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो इंडियन सोल्जर है, इन्होंने कहा था कि यस हम मैसूर के बिहाफ में लड़ेंगे आपसे। बड़ी बात, यानी कि ब्रिटिश से खुश नहीं था ये लोग, क्योंकि ब्रिटिश जिस हिसाब से सोशल और रिलीजियस इंटरफेयर कर रहा था, पसंद नहीं था इन लोग को। दूसरा चीज़ देखो, 47th नेटिव इन्फेंट्री सिपाही ने भी म्यूटिनी किया है। हाँ, ग्रेनेडियर कंपनी आसाम में, वहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ है। सोलापुर में भी म्यूटिनी हुआ है, और भी बहुत सारा म्यूटिनी देख सकते हो नीचे। तो देखो बहुत सारा म्यूटिनी हुआ, 1857 से पहले बहुत सारा म्यूटिनी हुआ है। मैं ये जितने भी म्यूटिनी थे वो सब लोकल थे, मतलब किसी जगह पे सीमित था। मगर 1857 का रिवोल्ट थोड़ा बड़ा रिवोल्ट होगा,
उसका जो एरिया होगा काफ़ी बड़ा होगा। आया समझ में? तो अभी तक बच्चे लोग जितना हम लोग फर्स्ट और सेकंड पेज में चर्चा किए वो म्यूटिनी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था, लोकल एरिया में था। हाँ समझ गए ना? तो वही क्या लिखा गया, हाउएवर ऑल दिस म्यूटिनीज डिड नॉट स्प्रेड बियॉन्ड देयर लोकेलिटी एंड वेर रूथलेसली क्रस्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, often inflicting terrible violence, executing leaders and disbanding the regiments. But the legacy of this revolt proved to be the immense significance later. बोला कि जैसे ही म्यूटिनी किया तो उसको डिसबैंड कर दिया गया, वो सोल्जर सबको हटा दिया गया, बोला ख़त्म तुम्हारा इन्फेंट्री ख़त्म, ठीक है। मगर इससे आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जानते हो कि ये ग्राउंड तैयार हो रहा है बड़ा रिवोल्ट के लिए। और इस पर जो सबसे बड़ा जो रिवोल्ट हुआ है, जिसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं एज पर बी.डी. सावरकर, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 है। सिर्फ वो भी एक एग्जाम्पल है सिपाही म्यूटिनी का, समझ गए? चलो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो कोई भी चीज़ तो अचानक नहीं होता है, इतना बड़ा रिवोल्ट तो अचानक तो नहीं हुआ होगा। हाँ, ब्रिटिश का जो शासन है 100 साल का, 1757 से लेके 1857 तक, 1757 का मतलब क्या, बैटल ऑफ प्लासी, और 1857 ये जो 100 साल का ब्रिटिश का जो टेन्योर पीरियड रहा, ब्रिटिश का जो शासन रहा, बहुत ही नेगेटिव रहा है। केवल ब्रिटिश ने हर सेक्शन ऑफ पीपल को शोषण ही किया है। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कैसे पीजेंट्स का शोषण हुआ है, अलग अलग सेटलमेंट सिस्टम ला के, इजादारी सिस्टम, हाँ, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, पिछले क्लास में देखे थे ना हम लोग, और उसमें देखे थे कैसे पीजेंट्स का शोषण हुआ था, करेक्ट। हम देखेंगे ट्रेडर्स का कैसे शोषण हुआ है, हमने देखा है कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो कैसे बर्बाद हुआ है। तो ये 100 साल में ब्रिटिश ने बहुत ही ज़्यादा इंडियंस पीपल को सताया है, राइट फ्रॉम 1757 टू 1857। तो रिवोल्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। और जितने भी ब्रिटिश के जो शासन थे, प्रशासन थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, सब में ही कॉलोनियल ट्रिंज छुपा हुआ है, सब में ब्रिटिश का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा है। तो लोगों के पास क्या मौका है, रिवोल्ट। तो सिपाही भी रिवोल्ट कर दिया। यहाँ पे देखो समझो, ब्रिटिश का जो भी एक्टिविटी रहा बच्चों लोग, उसे रिसेंटमेंट हुआ, डिससेटिस्फैक्शन हुआ, डिसकंटेनमेंट हुआ, डिसइंचेंटमेंट हुआ, डिसअफेक्शन हुआ, हाँ मासेस को, यानी कि जितने भी वर्ड यूज़ किया गया है, हाँ, ट्रिपल डी जो यूज़ किया गया, सबका मतलब क्या है कि घृणा हुआ है। ब्रिटिश ने दबाया है इंडियंस को, इस चीज़ को लेकर गुस्सा था। गुस्सा क्यों था? देखो ब्रिटिश का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, याद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस कैसे अवध को ले लिया गया। उससे पहले देखते हैं कि लॉर्ड्स ऑफ वार इन्वॉल्वमेंट, कैसे सिंध को ले लिया गया। चार्ल्स नेपियर ने क्या बोला कि सिंध को लेना नहीं चाहते, फिर भी हम लेंगे। तो ब्रिटिश का जो ये एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी, और हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी सबसे बड़ा इंपीरियल वाइसरॉय था, वो सबसे बड़ा इंपीरियल गवर्नर जनरल था वो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लिया ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये देखो ब्रिटिश का एक्सपेंसिव पॉलिसी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है ना, एग्रीकल्चर देखते हो ना कितना बर्बाद कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन देखो, IAS IPS वाला बना के कितना शोषण हो रहा था इंडियंस का, ठीक है। मनी लैंडर के साथ कोलिजन होना, मनी लैंडर कितना शोषण किया है फार्मर के साथ, है ना, मनी लैंडर हुआ, जमींदार हुआ, सब तुम्हारा ब्रिटिश के साथ में था। हाँ, उसके बाद देखो जो हमारा रिलीजियस कस्टम्स था, जो हमारा ट्रेडिशनल कस्टम था, यहाँ पे भी ब्रिटिश ने इंटरफेयर किया है। तो जाहिर सी बात है लोगों में वो होगा, गुस्सा होगा। दूसरी बात देखो कि ये सभी चीज़ के वजह से असर पड़ा है। एग्जाम्पल देखो, जब एक जगह को ब्रिटिश अपना जगह बनाएगा, ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, तो क्या मैसेज आएगा दूसरे नेटिव स्टेट में कि हमारा भी कभी भी ले सकता है, हमको भी कभी भी कंट्रोल कर सकता है। तो एक बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ फियर क्रिएट हो जाएगा बाकी रूलर के अंदर। सही बात है कि नहीं है? सतारा को भी ले लिया ना 1848 में। तो एडवर्सली अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ ऑल रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। जितने भी नेटिव स्टेट्स थे, नेटिव जो रूलर्स थे, सबके मन में भय था, डर था। सिपॉइस, जमींदार भी, पीजेंट्स भी, ट्रेडर्स भी, क्योंकि जमींदार भी जो थे वो क्या हो गया, जमींदार पहले ऐसा जमींदार नहीं है, अब जजमानी सिस्टम नहीं है। ये पिछले क्लास में बताया था ना जजमानी सिस्टम, अब जजमानी सिस्टम नहीं है। अब जमींदार भी सनसेट क्लॉज के हिसाब से काम करेगा। यदि जमींदार ठीक से रेंट दिया तब जमींदार बन के रहेगा, अदरवाइज वो भी निकल जाएगा। बताए थे ना इजादारी सिस्टम में असेसमेंट पहले 1 साल के लिए हुआ, फिर 5 साल के लिए हुआ, फिर 1 साल के लिए हुआ। इजादारी सिस्टम जो वॉरेन हस्टिंग इंट्रोड्यूस किए थे।
तो यहाँ पे देखो सिपाही में प्रॉब्लम, जमींदार को प्रॉब्लम, पीजेंट्स प्रॉब्लम, ट्रेडर्स को प्रॉब्लम, पंडित को प्रॉब्लम। सन्यासी रेबिलियन हुआ कि नहीं हुआ इस कंट्री में? फकीर रेबिलियन हुआ कि नहीं हुआ? तो जितने वर्ग के लोग हैं सभी प्रभावित है ब्रिटिश से नेगेटिवली। हाँ देखो, हमारा इंडियन इंडस्ट्री बर्बाद होना, रियून होना, इसके वजह से एग्रीकल्चर पे प्रेशर पड़ेगा। और जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयड थे सब जाएंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। जब एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, नाम के लिए लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा वैसा, प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगा लोग का। तो रिजल्ट क्या होगा? पॉवर्टी। हाँ, पॉपराइजेशन क्या होता है इसका मतलब? पॉवर्टी, इकोनॉमी में पॉवर्टी हो जाएगा। तो यही सब चीज़ का तुमको रिजल्ट मिलेगा 1857। तो 1857 एक ऐसा रिवोल्ट है जो ब्रिटिश फाउंडेशन को चुनौती दिया है। समझ जाओ, हो गया, बहुत हो गया। तभी तो जब कंपनी, अभी ब्रिटिश कंपनी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था भारत को। 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा, पावर शिफ्ट हो गया, क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नो मोर। और ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हो 1864 में पूरा ख़त्म कर दिया गया, 64 में। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इतना बड़ा म्यूटिनी हुआ है। आगे देखो कॉजेज, देखो पॉलिटिकल कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, सोशो रिलीजियस कॉजेज, इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, डिसकंटेनमेंट अमंग सिपॉइज एंड इकोनॉमिक कॉजेज। क्योंकि इतना बड़ा रिवोल्ट का कुछ रीजन होगा, और एक ही रीजन नहीं हो सकता, अनेकों रीजन हो सकता है। तो ये सभी चीज़ को पढ़ेंगे। पहले इकोनॉमिक कॉजेज देखो स्टूडेंट्स, समझो डिटेल में समझो 1857 रिवोल्ट को। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी रहा उसने पूरा बर्बाद किया हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, पीजन क्लास पूरा बर्बाद हो गया ना, आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स ये भी बर्बाद हो गया, हमारा जो इंडियन ट्रेड था वो भी ख़त्म हो गया, और जो ज़मींदार है पहले जिसको हेरिडेटरी राइट्स था वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो जो मेजर वर्ग है, जो मेजर सेक्शंस है पीपल इंडियन सोसाइटी के, सबको प्रभावित किया है ब्रिटिश का कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से। तो फर्स्ट देखते हैं पीजेंट क्लास कैसे प्रभावित हुआ है। रेवेन्यू डिमांड, रेवेन्यू ज़्यादा डिमांड, बताओ फेमिन के टाइम में भी, है ना, फेमिन के टाइम में भी रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा है, तो वो तो गलत बात है ना, समझ रहे हो। हैवी टैक्सेशन, इससे कर्ज के दलदल में फंस गए पीजेंट्स सब। पिछले क्लास में भी यही चर्चा हुआ था ना कि पीजेंट सब का क्या परिस्थिति था उस समय। दूसरी बात है कि जो साहूकार है, मनी लैंडर्स है, वो ब्रिटिश के साइड में थे ना, और वो फार्मर के साथ शोषण कर रहे थे। तो क्या होगा? पूरा पीजेंट डिस्ट्रेस। नंबर 2 देखो आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट्स। अब बताओ, एक टाइम में हमारा जो हाथ का बना हुआ सामान पूरा यूरोप में बिकता था, नहीं, कितना बड़ा शेयर था। मगर अब जैसे नेटिव रूलर्स भी देखा कि अब तो खाली ब्रिटिश का ही सामान आ रहा था, इसलिए नेटिव रूलर्स भी पैट्रोनेज देना बंद कर दिया। यानी कि भारत का जो हाथ का बना हुआ सामान था, पहले नेटिव रूलर्स भी उसको बहुत प्रमोट करता था, अब उसको भी प्रमोट करना बंद कर दिया। और दूसरी बात है कि ब्रिटिश और टैक्स लगा रहा है। जैसे मान लो कि इंडिया का कोई सामान है, बाहर बिक रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है ताकि इंडियन सामान बाहर ना बिक सके। और जो बाहर से जो सामान आ रहा है, ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है इंडिया में, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगा रहा है ताकि यहाँ पे प्रोडक्ट आ सके बाहर का। तो देखो साफ साफ दिखेगा ये चीज़। तो ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रोमोटेड ब्रिटिश गुड्स। समझ में आ गया ना बच्चे लोग? नोट्स पे ध्यान दोगे क्या बोल रहे हैं, नहीं तो बाद में नोट्स नहीं समझ में आएगा ठीक से। जो हम लेक्चर में बोल रहे हैं नोट्स भी देखते चलो, नोट्स भी देखते, क्योंकि बाद में तुमको नोट्स ही पढ़ना होता है। लॉस मार्केट कहाँ? अब इंडियन मार्केट, अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए मार्केट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इंडियन जो मार्केट है उसमें पूरी तरीके से ब्रिटिश का सामान पड़ा हुआ, मशीन से बना हुआ सामान पड़ा हुआ, असेंबली लाइन वाला सामान पड़ा हुआ है। तो कहाँ कम्पीट कर पाएगा हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? तो हमारा जो आर्टिसंस थे, जो हाथ से काम करते थे, जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे, जो हाथ से काम करते थे, इसका जो बिजनेस है, इसका जो लाइवलीहुड है, सब खत्म हो जाएगा। दूसरा देखो इंडियन ट्रेड एंड मर्केंटाइल क्लास। हाँ, अब ब्रिटिश देखो बहुत हाई टैरिफ लगा रहा है। जो भी इंडिया से जो सामान जाएगा उस पर टैरिफ यदि लग जाए तो बाहर कौन खरीदना चाहेगा? बाहर महंगा हो जाएगा वो। तो इसके लिए जो इंडियन ट्रेड है, देखो पूरा इंडियन इंडिजीनियस जो ट्रेड है, यहाँ का जो ट्रेड है, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एट द सेम टाइम देखो जो ब्रिटिश का जो सामान है वो आराम से इंडिया में चला आएगा, और ब्रिटिश का जो सामान है वो मशीन से बना हुआ, तो लोग उसको पसंद करेगा क्योंकि मशीन से बना हुआ सामान एक तो सस्ता होगा और दूसरी बात है वो अट्रैक्टिव भी होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इससे बच्चे लोग बाहर का सामान इंडिया में आना शुरू हो गया और इंडिया का जो सामान है वो बाहर जाना बंद हो गया। तो ऐसा होगा जो हमारे इंडियन ट्रेड मर्चेंट्स लोग होंगे वो प्रभावित होंगे ना। और चौथा देखो
डिस्पोजेस्ड जमींदार, पहले जमींदारी क्या था, जमींदारी हेरिडेटरी राइट था, खत्म कर दिया गया उस चीज को भी। तो जमींदार लोग बुरा मानेंगे ना, ये अलग बात है कि जमींदार ने हमेशा ब्रिटिश को ही साथ दिया है, मगर जो जमींदारी राइट्स पहले से जो मिलता था वो खत्म हो गया ना ब्रिटिश के वजह से। तो वही बोला कि जो जमींदार जो सिस्टम है ये ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होते थे, यानी कि इन लोगों के पास जमीन हुआ करता था अपना ही, जिसको पूरा अधिकार था लैंड का। मगर देखो क्या हुआ, जो ओल्डर सिस्टम ऑफ जमींदारी था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। अब ये लोग भी ब्रिटिश के मर्जी पे चलेंगे। ब्रिटिश बोला तुम जमींदार है तो तुम जमींदार है, ब्रिटिश बोला तुम जमींदार नहीं है तो तुम जमींदार नहीं है। ये स्थिति हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि ये लोग फिर भी पावरफुल ही रहा है, क्योंकि 1857 का जब रिवोल्ट होगा तो जमींदार हमेशा ब्रिटिश के पक्ष में रहेगा और कॉमन आदमी अकेला पड़ जाएगा। इनफैक्ट जो पढ़ा लिखा आदमी है उसने भी 1857 का रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट तुम्हारा जो गोरखा रेजिमेंट है, जो पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, उसने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं रीजन बता चुका हूँ जब पंजाब का मैं पढ़ा रहा था उस समय। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? इतना सेक्शंस ऑफ पीपल को प्रॉब्लम है, उसके बाद भी रिवोल्ट ऑफ 1857 सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। चलो पहले इकोनॉमिक कॉजेस है जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। दूसरा रीजन देखो पॉलिटिकल कॉजेस, गिडी पॉलिसी। ब्रिटिश बताओ कुछ भी काम किया तो उसमें ब्रिटिश का अपना इंटरेस्ट था कि नहीं था? ब्रिटिश ने कभी भी इंडियन का भलाई नहीं किया है। यदि ब्रिटिश ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, लेट से रेलवे ट्रैक भी बनाया, तो वो अपना सामान को पहुंचाने के लिए बनाया है, अपना मार्केट क्रिएट करने के लिए बनाया है। और दूसरी बात है देखो ब्रोकन प्लेजेस एंड प्रोमिसेस, जो भी कसम खाता था सबको तोड़ देता था ब्रिटिश। हाँ, और तीसरा क्या है कि देखो वही सब्सिडी अलायंस, याद है ना सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब क्या ब्रिटिश का टैक्टिस था, तरीका था कैसे तुम्हारा लैंड सबको इंटीग्रेट किया जाए। तो इस तरह का जो कॉलोनियल पॉलिसी है, इससे क्या हुआ कि जो रूलिंग प्रिंसेस है, रूलिंग प्रिंसेस समझ रहे हो ना, रूलिंग क्लास नहीं, रूलिंग प्रिंस है, जो आने वाला है शासन पे, उसको डर है कि ब्रिटिश अटैक करके हमारा ज़मीन भी ना ले ले। और हम जानते कि यही कारण था कि उस समय 1857 के रिवोल्ट में अधिकतर लोग रूलर सभी इन्वॉल्व थे लड़ने के लिए। हमारे वीर कुंवर सिंह गए थे कि नहीं गए थे आरस से? हाँ, ये तो पता होगा बच्चे लोग को, बिहार के बच्चे लोग हो तुम लोग को पता है ना वीर कुंवर सिंह के बारे में। 80 साल की उम्र में वो गए हैं लड़ने के लिए और बहुत ही परेशान किया है ब्रिटिश को। आसानी से ब्रिटिश के हाथ नहीं लगे हों, 1-1.5 साल तक तो परेशान करके रखे हैं वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कहाँ से आते हैं? आरा के धरती से आते हैं स्टूडेंट, तो बहुत बड़ा नाम है वीर कुंवर सिंह का। तो पॉलिटिकल कॉज समझे ना, ग्रीडी पॉलिसी, ब्रोकन प्लेजेस एंड प्रोमिसेस, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस भी देख लो। भाई करप्शन ही करप्शन है सिस्टम में, समझे ना। लोअर कोर्ट जितने भी कोर्ट बनाए, सिस्टम बनाया है, सब ब्रिटिश ठगने के लिए बनाया है, सब ब्रिटिश को फायदा पहुंचाएगा। और जो कॉमन पीपल होगा उसका ग्रीवांसेस को एड्रेस नहीं किया जाएगा, उसके प्रॉब्लम को नहीं देखा जाएगा। बात समझे। और दूसरी बात है कि फॉरेन एंड एलियन रूल इन द आइज ऑफ इंडियंस वाज अ काइंड ऑफ एब्सेंटी सॉवरेनिटी, यानी कि खाली फॉरेन कंट्री ही ब्रिटिश ही यदि रूल कर रहा है तो लोग क्या लगेगा कि हमारे देश में हमको गुलाम बना कर रखा है, हमारा सॉवरेनिटी है कहाँ? सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम खुद डिसीजन लें, हम कंट्री के खुद मालिक हैं, हमको जो करना है हम करेंगे। बताओ ब्रिटिश तो पूरा कंट्रोल करके रख दिया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बताओ इंडिया में इंडियन पीपल का बुरा स्थिति, विद्रोह होगा, बिल्कुल विद्रोह होगा। तो एक तुम्हारा इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। अब उसके बाद देखो सोशो रिलीजियस कॉजेस, ये तो इमीडिएट कॉजेस है बच्चे लोग। बात समझे। यहाँ पे देखो रेसियन, देखो रेसिज्म बहुत फॉलो करता था ना ब्रिटिश लोग। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, सुने हो नहीं है? हाँ, क्योंकि इंडियंस को लोग ब्लैक मानता था ब्रिटिश लोग, हालांकि इंडियंस ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। एशिया लोग ब्राउन कहा जाता है, हम लोग ब्लैक चेहरा नहीं होता हम लोग का, ब्लैक तो अफ्रीकन फेस है, हम लोग ब्राउन फिगर है, ब्राउन फेस हम लोग का। रेशियल ओवरटोन्स, एक तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बोलते हैं? अब बताओ, तुम लोगों को बताया जाएगा आने वाले समय। मैकले जिसने आईपीसी बनाया, एजुकेशन सिस्टम भारत में स्टार्ट किया है। अब ये लोग का मानना था, या फिर इस तरह का लोग का मानना था कि भारत बहुत पीछे है, इन लोग को एजुकेट करवाने का मेरा जिम्मेदारी है, हम लोग का जिम्मेदारी है। क्या बात करते हो? इंडिया तो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा था पहले, तुमने तो बर्बाद कर दिया उस चीज़ को, समझ आ रहा है ना? तो रेशियल ओवरटोन्स, रेसिज्म। दूसरी बात है क्रिश्चियन मिशनरी का, ज़बरदस्ती करवा रहा था नहीं ये लोग कन्वर्ट। हम जानते हैं ना, ट्राइबल रिवोल्ट भी इस रीजन से हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरी की वजह से।
उसके बाद देखो, हाँ सती खत्म हुआ भारत में, अच्छी बात है। विडो रिमैरिज के लिए काम हुआ, अच्छी बात है। वुमेन एजुकेशन के लिए भी काम हुआ। मैं ब्रिटिश क्यों इंटरफेयर करें? ठीक है, ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मैं आखिर ब्रिटिश से क्यों हम उम्मीद करें ये चीज़? हम खुद करेंगे ये सब चीज़। और इंडिया में जानते हो ना, रूढ़िवादी सोच भी था एट द सेम टाइम। हमको दोनों पक्ष समझना होगा। जैसे तिलक, बीजी तिलक के बारे में तुम लोगों को बताए थे, एज ऑफ कंसेंट आया था, तो उस समय बीजी तिलक ने उस चीज़ को अपोज किया था। मत इससे बीजी तिलक का छवि खराब हुआ, तो बीजी तिलक ने क्या एक्सप्लेन किया था? बीजी तिलक ने कहा कि हम रिफॉर्म चाहते हैं, मगर हम ब्रिटिश के मर्जी पे नहीं चाहेंगे, हम अपने आप में चाहेंगे कि हम लोग खुद करें उस चीज़ को। तो जब सती सिस्टम खत्म होना बढ़िया बात है ना। इसके लिए तो राजा राम मोहन रॉय को तो तहे दिल से शुक्रिया है अभी भी, है ना। विडो रिमैरिज एक्ट आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ये अच्छी बात है ना, है। मगर आखिर ब्रिटिश ही क्यों कर रहा है? सवाल ये है। तो कहीं ना कहीं जो कस्टम्स है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, उसमें इंटरफेरेंस है ब्रिटिश का, इंडियंस लोग पसंद नहीं किए। दूसरी बात है, देखो मस्क के ऊपर टैक्स ले रहा था, टेम्पल लैंड के ऊपर टैक्स ले रहा था। उसके लिए उसने एक्ट बनाया था ब्रिटिश ने, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856, जिसमें जो हमारे हिंदू का कस्टम सब है, ट्रेडिशन, उसको भी मॉडिफाई किया था। पसंद करेगा? इकोनॉमी कुछ भी हुआ तो हिंदू, चलो ठीक है, मैं जब हिंदू का रिलीजियस मैटर पे यदि इंटरफेयर करोगे तो रिवोल्ट तो होगा। जो बात अभी भी देखते हो ना, अभी भी कोई भी नेता यदि रिलीजियस कॉज पे बात करे तो आदमी तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। हिंदू का बात करेगा तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, भले उसको एम्प्लॉयमेंट मिले या ना मिले। तो इंडिया में शुरू से रहा है, रिलीजियस को लेकर बहुत ज़्यादा लोग एफिलेटेड रहा है। देखते हो ना, एक रिलीजन की वजह से दंगा हो जाता है कंट्री में। तो इससे भी हम सोच सकते हैं कि लोग यहाँ पे बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत ही इमोशनल है अपने रिलीजन को लेकर। यदि उस रिलीजन में कोई इंटरफेयर करेगा तो विद्रोह होना ही होना है। आया समझ में ये चीज़? दूसरी बात देखो, जब आउटसाइड इवेंट हुआ, बाहर का जो इवेंट, जैसे फर्स्ट अफगान वार हुआ, हारा ना ब्रिटिश, जीतने के बाद भी हारा ना ब्रिटिश। दोस्त मोहम्मद वाला याद होना चाहिए एपिसोड। पंजाब वार हुआ ना 1845 से 49 तक, क्रीमियन वार भी हो रहा था बाहर। तो ये सभी इवेंट में पता चला स्टूडेंट की ब्रिटिश जो अपने आप को कहता है कि सूरज कभी नहीं डूब सकता है, यानी कि ब्रिटिश कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, वो भी ख़त्म हो सकता है। अफगान वार से तो पता चल ही गया था। तो जब ब्रिटिश कमज़ोर हो सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं इसको? वही बोला, देखो ये तीनों वार में ब्रिटिश सफ़र किया है। तो एक साइकोलॉजिकल रिजल्ट पड़ा, साइकोलॉजिकल रिपरकशन पड़ा कि यस, ब्रिटिश उतना पावरफुल नहीं है जितना वो दिखा रहा है। ब्रिटिश को आराम से हराया जा सकता है। जब जापान रसिया को हरा सकता है, जब इथोपिया इटली को हरा सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं ब्रिटिश को हरा सकता है? इस तरह का सेंस डेवलप्ड होना उस समय। हाँ, अब देखो ये सब तो रीजन है, ये सब तो मैंने बताया कि लोगों में गुस्सा है ना। अब मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पे कि सिपाही म्यूटिनी क्यों, सिपाही के अंदर ही क्यों हुआ है। क्योंकि ये तो सोसाइटी का बात है, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, ये तो सोसाइटी का ना बात है जी। आखिर ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कैसे हुआ? सिपाही म्यूटिनी की वजह से हुआ है। ये जंग जो छेड़ा है, किसने छोड़ा है? हमारे इंडियन सिपाही ने छेड़ा है। तो आखिर आर्मी में किस तरह का व्यवस्था था कि जिसकी वजह से छेड़ना पड़ा? हालांकि फर्स्ट पेज में तुम लोग को बता चुके हैं कि प्रमोशन नहीं होता था ठीक से, है ना। हायर ऑफिशियल बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे, और उसमें रिलीजियस मैटर भी था, वही ग्रीस का कारतूस का जो बताए हैं। देखो यहाँ पे समझो, द कंडीशन ऑफ सर्विस इन द कंपनी आर्मी एंड कंटेनमेंट इंक्रीजिंग कम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रेजुडिसेस ऑफ द सिपाहीज। यानी कि देखो, जो कंपनी का जो सर्विस था, यानी कि कंपनी जिस हिसाब से काम करवाता था, उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि यस, जो हिंदू और मुस्लिम का अपना जो रिलीजियस बिलीफ है उसमें वो लोग इंटरफेयर कर रहा है। कैसे? तो देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टोरियल मार्क्स। अब देखो, हालांकि बच्चे लोग देखो, इंडिया देखो, अब इसको कैसे बोला जाए, इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम तो पहले से ही है। अब क्या कि छुआछूत वाला, छोटा जात वाला, बड़ा जात वाला तो पहले से इंडिया में चल रहा है। अब इसे एग्जाम्पल देखो कि एक ब्रिटिश के अंदर दो आदमी काम कर रहा है, एक छोटा जात का आदमी काम कर रहा है, एक बड़ा जात का आदमी काम कर रहा है। भले ही दोनों इंडियन है, मगर बड़ा वाला जात का आदमी छोटा जात का आदमी को पसंद नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम? तो यानी कि इंडिया में प्रॉब्लम तो पहले से था इंडियन सोसाइटी में, और जानते हो कि पहले से ये चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन। अभी भी तुमको डिस्क्रिमिनेशन दिख जाएगा, अभी तो भले बहुत कम हुआ है, पहले तो उस समय बहुत ज़्यादा होगा। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि कास्ट वाला चीज़ नहीं पहनना है, सेक्टोरियल वाला मार्क नहीं पहनना है, इसलिए खफा हो गए कि क्यों नहीं छोटा जात का आदमी मेरे साथ काम करेगा, क्यों नहीं पता होना चाहिए, भले वो इंडियंस हो। यानी कि इंडियंस के अंदर खुद फूट है।
अब जैसे मान लो कि छोटा जात को बराबर ट्रीट कर दे ब्रिटिश, और बड़ा जात का भी आर्मी उसके अंदर काम कर रहा है, सोल्जर काम कर रहा है, तो बड़ा जात वाला जो सोल्जर होगा उसको बुरा लगेगा कि क्यों ब्रिटिश उसको भी बराबर सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडियन सोसाइटी में ही फ्रेगमेंटेशन है। आया बुझने क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि मैसेज गया, र्यूमर गया कि ये लोग ज़बरदस्ती धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, अब ये प्रोसेटाइजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, वही क्रिश्चियन मिशनरी वाला काम हो रहा है, ये सिपाही लोग का भी धर्म चेंज कर रहे हैं, इस तरह का मैसेज गया, र्यूमर गया एक तरफ से। और जो एमोलमेंट मिल रहा था, देख रहे हो ना, जब ब्रिटिश सिपाही काम करेगा तो उसको बहुत पैसा है, यदि वो बाहर जाएगा तो उसको अलाउंसेस है। इंडिया को अलाउंसेस ही नहीं मिलता था, इंडियन सिपाही सबको घुसाएगा। और दूसरी बात है कि इंडियंस लोग कभी भी सी को क्रॉस ही नहीं करना चाह रहा था, हिंदू लोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, यदि हिंदू लोग करेगा तो वो मलेच हो जाएगा एज पर द नॉर्म्स, तो प्रॉब्लम है। देखो वही देखो लास्ट में, देखो वहाँ पे समझो नोट्स में हिंदू सिपाहीज देखो वो क्या मानते थे कि यदि सी को क्रॉस कर दिए इसका मतलब क्या कि कास्ट मेरा खत्म हो गया, मलेच हो गए हम। तो 1856 में आया ना, लॉर्ड कैनिंग लेके आया था ना ये चीज़, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, हाँ, जिसमें क्या बोला गया था कि तुम कभी भी, तुमको जब गवर्नमेंट बोले इनसाइड या आउटसाइड कहीं पे भी तुमको काम करना पड़ सकता है, तो अपोज म्यूटिनी हुआ उस समय। दूसरी बात है कि भट्टा नहीं मिलता था, भट्टा मतलब वही तुम्हारा जो फॉरेन सर्विस अलाउंसेस मिलना चाहिए था इंडियन सिपाहीज को, जब सिंध में जाकर काम कर रहा है ब्रिटिश के लिए, जब पंजाब में जाकर काम कर रहा है, जब बर्मा में जाकर काम कर रहा है, जब तिब्बत में जाकर काम कर रहा है, तो कायदे से मिलना चाहिए था ना अलाउंसेस, नहीं मिल पा रहा है, उसी को बोलते भट्टा बोलते हैं। हाँ, जब देखो इसमें भी देखो, जब अवध को अंडर प्रिटेक्स ऑफ मिस गवर्नेंस लिया गया ना, वाजिद खान थे ना उस समय, वाजिद अली खान थे, वाजिद अली शाह थे वहाँ पे, जो बोले थे ना कथक डांसर थे, बहुत अच्छे, बहुत ही आर्टिस्ट आदमी थे वो। जब उसका मिस गवर्नेंस से लिया गया उस अवध को, अवध पहले बफर स्टेट बनाया गया था टीटिया वालाबाद के बाद, जानते हो। देखो वही बोला कि जब अवध को लिया गया तो बहुत सारे सिपाहीज को बुरा लगा ये चीज़ कि नहीं लेना चाहिए था अवध को। इंडियन सिपाही को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, देखो उसको उतना नहीं मिलता था प्रमोशन प्रिविलेज सब। दूसरी बात है कि इंडियन सिपाही हमेशा ब्रिटिश के नीचे रहता था, यानी कि जो इंग्लिश ऑफिशियल जो हमेशा धमकाएगा, डराएगा, और कुछ से कुछ बोलेगा, ऊपर से कंट्रोल करेगा। कितना दिन तक कंट्रोल होगा जी, एक न एक दिन तो विद्रोह होना ही है, समझे। अब ये विद्रोह होने के बाद देखो ब्रिटिश का चाल चेंज हो गया। जब क्वीन प्रोक्लेमेशन पढ़ाएंगे तुम लोग को तो उस समय बताएंगे कि ब्रिटिश का उसके बाद आर्मी को लेकर क्या चेंज हुआ। देखो कोई भी रिवोल्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यदि आर्मी रिवोल्ट कर दे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मिलिट्री जुमटा होता है ना, हाँ, मिलिट्री कूप होता है तो पूरा कंट्री का जो पावर है वही शिफ्ट हो जाता है। सोचो, मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। यदि ब्रिटिश को शुरू में ही मिलिट्री दे देता उसको चुनौती, तो ब्रिटिश इतना लंबा शासन चलता ही नहीं। याद करो सुभाष चंद्र बोस को, याद करो जो म्यूटिनी हुआ था बाद में इंडिया में भी, उसमें हमारे इंडियन आर्मी लोग ने क्या किया था, अपोज कर दिया था। और कई लोग तो ये कहते हैं कि भारत जो आज़ाद हुआ वो म्यूटिनी की वजह से हुआ था, जो कि 1946 के आसपास हुआ था उस समय। यहाँ पे समझो ट्रिगरिंग फैक्टर, देखो ये सब तो भूमिका है, सोसाइटी में बुरा स्थिति है, सिपाही का बुरा, बट ट्रिगरिंग इमीडिएट कारण क्या है जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट तुरंत हो गया। तो देखो दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि आटा फ्लोर में बोन डस्ट मिलाया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो जो शाकाहारी होगा, जो हिंदू होगा, वो बोला कि बोन डस्ट खा रहे हैं हम लोग आटा में, गुस्सा आएगा ना, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि देखो इनफील्ड राइफल, ये राइफल कौन सा, इनफील्ड राइफल, इसमें क्या होगा बच्चे लोग कि इसमें अभी आपको लोडिंग करना है तो आपको कारतूस को बिटन ऑफ करना पड़ेगा, ऐसे मुंह से ना, दांत से निकालना पड़ेगा कारतूस को, ऐसे करके दांत से निकालना पड़ेगा उस कारतूस को। और उसमें जो ग्रीस था, वो ग्रीस तुम्हारा क्या चीज़ से बना हुआ था, बीफ यानी काव के फैट से और पिग के फैट से। तो या हिंदू करे मुस्लिम करे, दोनों के लिए डेरोगेटिव है वो। हिंदू इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि हिंदू जानते हो काव को है ना सेक्रेट मानता है, माता मानता है, और पिग उसके लिए टैबू है मुस्लिम के लिए, मतलब मुस्लिम के लिए वो हराम है, मुस्लिम बिल्कुल पसंद नहीं करता है पिग को। तो दोनों का ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, विद्रोह होगा। तो इसलिए सिपाही को लगा कि हमारा रिलीजन बहुत खतरे में है। देखो फलस्वरूप क्या होगा, डाउन एट मेरठ, देखो मेरठ में 19th नेटिव इन्फेंट्री बहरमपुर, हाँ, उसने कहा कि ये जो इनफील्ड राइफल है ये हम नहीं लेंगे, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, और म्यूटिनी हो गया जिसको बोलते हैं फरवरी 1857 का रिवोल्ट हो गया, स्टार्ट हो गया जी, ठीक है।
ये 34th जो है, देखो वो 19 बटालियन है, 19 नेटिव इन्फेंट्री है, मगर जो ट्रिगरिंग हुआ है वो मंगल पांडे की वजह से हुआ है। मंगल पांडे नाम सुने हो बचपन से ही तुम लोग। 34th नेटिव इन्फेंट्री, ये जो 34th जो बटालियन है उसमें जो यंग सिपाही थे मंगल पांडे, वो एक स्टेप आगे कर दिए। उन्होंने कहा कि नो, उसके जो सर्जेंट थे यानी कि जो मेजर थे उसको गोली मार दिया बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में। जब सिपाही यंग सिपाही ने क्या किया, ये सब रीजन की वजह से जब गोली मार दिया अपने सीनियर को, तो क्या मैसेज जाएगा कि बाकी यंग सिपाही भी तो मार ही सकता है। तो इस तरह का तुमको घटना इंडिया में देखने को मिलेगा। तो मंगल पांडे पहला यंग सिपाही है, इंडियन यंग सिपाही है जिसने अपने सीनियर को गोली से मार दिया था। अब उसके बाद जो ट्रिगर होगा अलग अलग जगह पे तुमको देखने को मिलेगा, समझ गए ना। हालांकि उससे पहले भी वो अपोज कर चुका है, 19 बटालियन ने कर चुका है, मैं वो अपोज ही किया है, ठीक है। मगर इसने तो मार दिया पकड़ के, म्यूटिनी हुआ है वहाँ पे, बट इसने डायरेक्ट अपने सीनियर को मार दिया, मेजर को मार दिया। अब देखो अप्रैल 24 को देखो क्या हुआ, 90 सिपाही 3rd नेटिव कैवलरी का, उसने कहा कि ये ग्रीस कार्ट्रिज यूज़ नहीं करेंगे, कारतूस हम यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, मना कर दिया, नहीं करेंगे, तुम करते रहो, नहीं करेंगे हम। दूसरा क्या है कि मेट 84 ने कहा हाँ देखो क्या हुआ उसके बाद 85 को डिसमिस कर दिया गया। हाँ, जब डिसमिस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये सिपाही मेटे नहीं होगा, मेरठ में रुक गया, मेरठ में ये लोग विद्रोह कर दिए। नेक्स्ट डे देखो 10 तारीख को क्या हुआ, दे रिलीज देयर इम्प्रिजन कमरोड्स, जितना भी जेल में पकड़ कर रखा था ना पुलिस ने, उसने ब्रिटिश ने सबको रिलीज़ किया, ये लोग सिपाही लोग, ठीक है ना। ऑफिसर को मारा जाके और वहाँ से दिल्ली चलो। दिल्ली क्यों चलो? क्योंकि बहादुर शाह जफर अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा ही है, क्योंकि बहादुर शाह जफर को अब ये लोग बनाएगा रूलर ऑफ द इंडिया, क्योंकि लास्ट जो मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर है वही समय ही है। तो अब देखो सिपाही कहोगे कि सर बहादुर शाह जफर को बनाने की क्या जरूरत है, आखिर इंडियन सिपाही मुस्लिम रूलर को बनाने की क्यों जदोजहद कर रहा है? कारण यह है कि वो मुगल वंश का है और मुगल वंश शुरू से भारत को कंट्रोल करके रखा था, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा ना कि हेरिडेटरी वाला चीज़, पहले भी हम लोग देखे, प्लासी बक्सर देखे थे ना हम लोग, हेरिडेटरी वाला चीज़। तो ये सिपाही लोग बहादुर शाह जफर को बोले कि आप राजगद्दी संभालिए और हम लोग सपोर्ट करते हैं। मैं वो बहुत ही वीक लीडर, उतना खास लीडर था नहीं, क्योंकि वो बूढ़े अवस्था में था। आज तुमको लगता है कि सिख रेजिमेंट साथ देगा? सिख रेजिमेंट कभी भी साथ नहीं देगा बहादुर शाह जफर को, क्योंकि उसका खुन्नस सिख और मुगल का शुरू से खुन्नस। गोरखा कभी भी साथ नहीं देगा, गोरखा हमेशा ब्रिटिश के पक्ष में रहा है। तो कहने का मतलब भले ही विद्रोह तगड़ा हुआ, मेरठ में हुआ, अवध में हुआ, अलग अलग जगह तुमको देखने को मिलेगा, अलग अलग सेंटर बना है इसका, मगर उसके बावजूद भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, कारण जानते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, देखो मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ, ये जो ग्रेट सेंटर बना है, इसलिए कहते हैं कि इससे पहले जितना भी म्यूटिनी हुआ था वो लोकल एरिया में हुआ था, ये ऐसा नहीं है। देखो वहाँ पे ठीक से कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में जनरल भक्त खान, बागपत में तुम्हारा शाहमाल, बरेली में खान बहादुर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और बिहार में वीर कुंवर सिंह। बात समझ में आ रहा है ना? ये पावर सेंटर है, यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक जगह पे सीमित नहीं है ये, इसलिए कहते हैं कि बड़ा विद्रोह है। अब कैसे कैसे विद्रोह हुआ है तो समझो, पहले दिल्ली का समझते हैं। फर्स्ट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मेन है ना, दिल्ली कैपिटल है स्टूडेंट, दिल्ली मेन है, और शुरू से मुगल का कैपिटल दिल्ली ही रहा था, दिल्ली सल्तनत में भी दिल्ली ही था। तो देखो यहाँ पे दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली का बता रहा हूँ। दिल्ली का वहाँ का जो लोकल इन्फेंट्री था वो मेरठ सिपाही को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरठ में हो रहा है ना विद्रोह, ज्वाइन कर लिया और यूरोपियन सोल्जर्स को मार दिया पकड़ के। हाँ, और उसके बाद जो पावरलेस बहादुर शाह जफर था उसको बोल दिया कि यही क्या बनेगा, हिंदुस्तान का एम्परर बनेगा, जाओ। यानी कि जिसका समझ रहे हो ना, जिसको पेंशन में रख दिया था ब्रिटिश ने, उसको सिपाही लोग क्या किए, मिल के दिल्ली वाले सिपाही और मेरठ वाले सिपाही मिल क्या बोले कि हिंदुस्तान का एम्परर बनेंगे। मैं जानते हो कि ये बहुत ही वीक है, पर्सनालिटी देखो इनका, वीक पर्सनालिटी, ओल्ड एज है, इनको लीडरशिप का क्वालिटी उतना नहीं है इनके अंदर, है ना। मगर कोई बात नहीं, इनके अंदर जो जनरल है भक्त खान वो बहुत बड़े, अच्छा भले ये नॉमिनल हेड हुए ना, इसका कोई काम नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, लेटर्स लिखा, जितने भी चीफ्स हैं भारत में, जितने भी पावरफुल रूलर्स सब है उनको लिखा, चाहे वो जमींदार हो,
चाहे ब्रिटिश की वजह से जो परेशान हुआ हो, चाहे इंडियन प्रिंसेस सब हो, उसको लेटर लिखा है इन्होंने, कहा कि एक कन्फेडरेसी की ज़रूरत है, एक कोलिशन की ज़रूरत है, ताकि हम ब्रिटिश रिजिम से लड़ सकें। अब बताओ, ये सिंगल एक्ट में म्यूटिनी, देखो बड़ा म्यूटिनी हो गया, रिवोल्यूशनरी वार हो गया, यानी कि ब्रिटिश का बहुत बड़ा विद्रोह हो गया स्टूडेंट। तो इसलिए कह सकते हो कि बहादुर शाह जफर एक सिंबॉलिक हेड था। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश को हटाएंगे तो किसको बैठाएंगे? बहादुर शाह जफर को, वही एम्पर बनेगा हिंदुस्तान का। अब ये देखो तो क्या लिखा गया है कि द स्पॉन्टेनियस रेजिंग ऑफ लास्ट मुगल किंग। बताओ, लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर को तुमने किंग बना दिया, है ना। ये एक्चुअली इसलिए था क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो सिंबल रहा है भारत का पॉलिटिकल यूनिटी का, यानी कि भारत का जो व्यवस्था रहा है शुरू से, वो मुगल रूल कर रहा था। इसलिए लोगों का आस्था मुगल एम्पायर में ही था कि आखिर कौन ब्रिटिश के बाद कौन करेगा, यदि ब्रिटिश को ख़त्म करेंगे तो कोई तो रूल करने वाला होना चाहिए। इसलिए बहादुर शाह जफर। क्यों? क्योंकि मुगल, उससे पहले मुगल ही कंटिन्यू करके आ रहा था। आगे देखो विद्यार्थी लोग, बिल्कुल यहाँ समझना है। जनरल भक्त खान, ये बहुत पावरफुल थे, ठीक है। भले ही बहादुर शाह जफर ने केवल सिंबॉलिक जेस्चर दिखाया हो, सिंबॉलिक लीडरशिप दिया हो, मगर जो रियल जो हेड था, जो रियल सोल्जर को अगुवाई कर रहा था, वो कौन थे? जनरल भक्त खान थे। और जितने भी स्टूडेंट इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया, सब इंफॉर्मेशन यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। लेफ्टिनेंट विलबॉय, जॉनसन निकोलसन एंड लेफ्टिनेंट हुडसन, ये तीन जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये लड़े हैं इनसे। किससे? जनरल भक्त खान से। इवन द सिविलियन भी बताओ रेबल्स को ज्वाइन किया है, सिपाही सबको ज्वाइन किया है। एंड विद इन ए मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय द रेबल्स, द रिवोल्ट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिल्ली से जो आग शुरू हुआ वो भारत का अलग अलग कोना में जाएगा और वहाँ पे होगा। सिविलियंस भी साथ दे दिया इस रिवोल्ट में। बात समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग हुआ मेरठ से, मेरठ को ज्वाइन कर दिया दिल्ली वाले लोग से। बात समझा। जनरल भगत सिंह आए, जनरल भगत खान आए, उन्होंने नेतृत्व दिया और सिविलियंस लोग भी ऐड हुए हैं। और एक महीना के अंदर अंदर, पहले सोशल मीडिया नहीं था जी, यदि सोशल मीडिया रहता तो तुरंत फैल जाता ये बात। तो एक महीना के अंदर तुमको अलग अलग जगह पे भी दिखेगा, मगर जो स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो मेरठ और दिल्ली है। आगे देखो, अब यहाँ पे देखें कानपुर, नाना साहब दिख रहा है तुम लोग को, नाना साहब। अब बताओ, नाना साहब जो थे वो एडॉप्टेड सन थे लास्ट पेशवा का, बाजीराव टू का। हाँ, इनको भेज दिया गया था, इनको, हाँ इनको देखो, हु रिफ्यूज द फैमिली टाइटल एंड वेनिस फ्रॉम, पूना से निकाल दिया गया था क्योंकि एडॉप्टेड सन था ना। जानते हो ना ब्रिटिश का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, कि जो एडॉप्टेड सन है उसको नहीं मिलेगा सिंहासन, वो वाला लैंड क्या हो जाएगा? ब्रिटिश का हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी लेके आया था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिल्कुल। तो जो एडॉप्टेड सन है लास्ट पेशवा बाजीराव टू, उसको पेंशन में भेज दिया गया। अब इसको इतना कम पेंशन दिया जा रहा था, इसलिए भी वो गुस्से में थे, ठीक है। तो इसलिए तो बिफोर द रिवोल्ट ब्रिटिश आस्क्ड नाना साहेब, देखो रिवोल्ट होने से पहले, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो तुम लोग ना। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, नाना साहेब का बात कर रहे हैं। ये लास्ट जो पेशवा है बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन है। एडॉप्टेड सन को देखना नहीं चाहेगा ब्रिटिश। क्यों? ब्रिटिश क्या बोला है कि यदि नेचुरल हेयर नहीं है तो तुमको नहीं मिल सकता है थ्रोन, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। झांसी का भी जंग इसलिए होगा, रानी लक्ष्मीबाई भी अपने जो सन है वो एडॉप्टेड सन है। यदि अपना बेटा होता झांसी रानी लक्ष्मीबाई का, तो वो दे देता, ब्रिटिश सिंहासन पे रखने के लिए तैयार था। मगर चूँकि वो भी एडॉप्टेड सन था, इसलिए झांसी को भी लिया अपने अंदर। जब झांसी को ले रहा था तब रानी लक्ष्मीबाई लड़ेगी उससे, ब्रिटिश से। सेम यहाँ पे भी वही कहानी है। तो नाना साहब भी एडॉप्टेड सन था किसका? बाजीराव टू का, जो लास्ट पेशवा था। इसको फैमिली टाइटल नहीं मिला, इसको पेशवा वाला टाइटल नहीं मिला, इसको पूना से हटा दिया गया। इसे गुस्सा था इसमें। तो रिवोल्ट होने से पहले नाना साहब ने इसको बोला, ब्रिटिश ने नाना साहब को बोला कि आप इंग्लिश को हेल्प करो, है ना। यदि मान लो कि कानपुर में, क्योंकि कानपुर में थे ये, कानपुर में इनको बैठा दिया गया था, यदि कोई भी रेबेलियन होता है तो आप ब्रिटिश को हेल्प करो। बाय जून 1857 व्हेन द रेबेलियंस, जब कानपुर आए, जब रेबेलियन सब लोग सब आए लड़ने के लिए ब्रिटिश से, तो यूरोपियन फैमिलीज वर केप्ट इन इंकरेजमेंट एंड इट वाज फोर्टिफाइड। जो यूरोपियन लोग सब है ना, यूरोपियन का फैमिली मेंबर होंगे ना, कानपुर में उसको रख दिया गया था, एक जगह पे बना के रख दिया गया ताकि रेबेलियन आए तो अटैक ना हो। अब देखो ये आदमी ने क्या परिचय दिया कि हम दोस्त हैं ब्रिटिश का, ब्रिटिश से मेरा समझौता हुआ है। उल्टा वो इंकरेजमेंट में जाके, वो जगह पे जाके रेबल को बोल दिया, रेबल सबको मार दिया, मासाकार हो गया, यूरोपियन फैमिलीज लोग मर गए। आया समझ में ना। तो ब्रिटिश से नाना साहब का समझौता हुआ है, मगर नाना साहब धोखा दे दिए ब्रिटिश को। कहने का मतलब ये होगा, देखो अपने आप को क्या बोले
नाना साहब एंटर किए, वही ब्रिटिश के अंदर एंटर किए, वही जो कैंटोनमेंट जो एरिया बना था, एज ए दोस्त बोल के एंटर किए, हम तो दोस्त थे। ही मेड द ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडर ऑन द प्रॉमिस ऑफ सेफ पैसेज टू इलाहाबाद। कानपुर वॉज इन सीज टिल 15 जुलाई 1857 एंड 200 यूरोपियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर मासाकार्ड। देखो 200 से अधिक बच्चे, महिला, सबको मार दिया गया। तो उसमें नाना साहब का रोल था। अब तो समझ में आ गया होगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो कानपुर है, वो समझे ना, CAWNP, और वो कानपुर है एक्चुअली, वो लिखा जाए कानपुर ही है उसका मतलब। इसलिए ये जो सीज हुआ, ये जो रेबल आके पूरा वो एरिया कंट्रोल किया, इसी को हम कहते हैं कि बीबी घर मासाकार। यानी कि बीबी जो जहाँ पे छुपी हुई थी सबको मासाकार कर दिया, ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। तो बहुत बड़ा, याद करो ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हुआ था किसके टाइम में? सिराज उद दौला के टाइम में, 1850। कब हुआ था? 1756 में। याद है 1756 में हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो कहो कि ये भी बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, ये भी बहुत बड़ा मासाकार है, जिसमें नाना साहब ने हेल्प किया था। तो ऑन 16 जुलाई द ब्रिटिश फोर्स अराइव्ड एंड कानपुर हुआ सीरियस। हाँ, बाद में ब्रिटिश फोर्स आया, अपना अटैक कर लिया, कैप्चर कर लिया। नाना साहब भाग गया डर से और नेपाल में जाकर छुप गया 1859 में। नेपाल मतलब जंगल, उधर जाओगे तो उधर से तो मिलना मुश्किल है। नेपाल, नाना साहब नेपाल भाग गया। उसके बाद समझ गया माँ नाना साहब ने क्या किया है, समझ में आ गया ना तुम लोग को? हाँ, एक्चुअली ये पेंशन से खुश नहीं थे। यदि इसको डिटेल्स में पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये पेंशन से खुश नहीं थे। और दूसरी बात है, इनको पेशवा का टाइटल भी नहीं मिला। आखिर राजा तो राजा ही होगा ना, अंदाज तो वही होगा। हाँ, दोस्त बोल के मिल गया उससे, ब्रिटिश से, मैं बाद में धोखा दे दिया ब्रिटिश को, रेबल्स को सपोर्ट कर दिया। दूसरा देखो लखनऊ में देखो बेगम हजरत महल और उनके जो बेटे हैं बिरजिस कादिर, ये दोनों मिल के लड़े हैं। तो ये जो बेगम हजरत महल है वो फर्स्ट वाइफ है जो नवाब वजीद अली शाह, वही याद है नवाब वजीद अली शाह, जिसको निकाल दिया गया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। बताए थे ना स्टूडेंट, जब ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस बोल के जब अवध को कंट्रोल किया ब्रिटिश ने, तो उस समय सिपाही लोग खुश नहीं थे। तो जो फर्स्ट वाइफ है बेगम हजरत महल, किसके? नवाब वजीद अली शाह के, और इनके जो बेटे हैं बिरजिस कादिर, ये दोनों मिल के लड़े थे, समझे? हिज सन वो डिक्लेयर किंग अप, ये बोले कि नहीं मेरा बेटा होगा किंग। व्हेन द ब्रिटिश वर एबल टू डिस्ट्रॉय द रेबल्स शी फ्लेड टू, देखो ये भी नेपाल चली गई एंड वहाँ पे एसएलएम में रही है, और बाद में 1879 में वो मर गई। इसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर थे सर हेनरी हैवलुक, सर जेम्स ऑट्रम एंड सर कॉलिन कैम्बल, ठीक है, ये 3 ऑफिशियल्स थे जो कि ये बैटल लड़े थे। हाँ, लखनऊ को फिर से कंट्रोल कर लिया गया। मत देखो ये लोग हिम्मत तो जताया ना। लखनऊ का मतलब वही कैपिटल है तुम्हारा अवध का, कह सकते हो, समझ गए? अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, तांत्या तोपे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। देखो सुनो बच्चे लोग, ये आदमी जो है ना, ये आदमी बहुत सारे लोग को हेल्प किया है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ग्वालियर का बात है, तात्या तोपे वाइल हेल्पिंग नाना साहब। देखो इस तात्या तोपे ने 2 आदमी को हेल्प किया, नाना साहब को भी हेल्प किया था। वही नाना साहब कहाँ के थे? नाना साहब बताए ना स्टूडेंट, अभी कानपुर के, है ना। तो तात्या तोपे ने कानपुर के जो थे लास्ट पेशवा भी नहीं कहोगे, जो भी एडॉप्टेड सन है, उनको भी सपोर्ट किया था भागने में। और एट द सेम टाइम लक्ष्मीबाई को भी ये सपोर्ट करेंगे। जब लक्ष्मीबाई के ऊपर अटैक होगा ब्रिटिश का, तो उस समय ये भी अपना सेना को लेके आएंगे। तो तात्या तोपे 2 अलग जगह पे भी इन्वॉल्व है। अपने जगह पे तो है ही, ग्वालियर में म्यूटिनी हुआ था तो वो तो वहाँ पे है ही, साथ में ये कानपुर से भी जुड़े हुए हैं और ये झांसी से भी जुड़े हुए हैं। देखो समझो बात को। हाँ, नाना साहब को ये किया, विद द एड ऑफ द रेबल्स एट ग्वालियर ही वॉज एबल टू प्रिवेंट जनरल, है ना, विंडम एट कानपुर, बट लेटर ही वॉज, देखो बाद में ये गए थे, वो हेल्प करने के लिए गए थे ना, मगर उस समय देखो जनरल विंडम को उसने प्रिवेंट कर दिया, आने नहीं दिया। बट बाद में क्या हुआ कि सर कॉलिन कैम्बल, देखो बच्चे लोग ऊपर जाओ तो ऊपर जाओ, देखो वहाँ पे दिया गया ना, सर हेनरी हैवलुक, सर जेम्स ऑट्रम, सर कॉलिन कैम्बल, है ना वहाँ पे। तो वही बोला कि शुरू में इन्होंने जनरल विंडम को रोक दिया, कानपुर नहीं जाने दिया, क्योंकि इसने हेल्प किया ना वहाँ पे, नाना साहब को हेल्प किया था उसने। बस सेकंड में क्या हुआ कि जब सर कॉलिन कैम्बल अपने बटालियन के साथ आए, तो उस समय ये जीत नहीं पाई, ये हार गए।
बाद में ये फिर गए झांसी गए, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को भी हेल्प किया इन्होंने। तो कह सकते हो कि तात्या तोपे ने दोनों को हेल्प किया, नाना साहब को भी हेल्प किया और प्लस रानी लक्ष्मीबाई को भी हेल्प किया। हाँ देखो यही बोल रहा है, टुगेदर विद द रानी ऑफ लक्ष्मी ही वॉज बिसेट बाय द सर हक्स रोस इन झांसी फोर्ट बट एस्केप। हाँ वहाँ पे पकड़ा गया, वहाँ भाग गया वो उस जगह पे, मतलब उस फोर्ट को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया, और उसके बावजूद भी ये भाग गया। आफ्टर दिस ही सॉट रिफ्यूज इन द जंगल ऑफ बुंदेलखंड एंड लेटर कैप्चर एंड एग्जीक्यूटेड इन 1850। बुंदेलखंड के जंगल में ये छुप गया, बाद में इसको पकड़ लिया गया और 1859 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इसको मतलब फांसी दे दिया गया, इसको मार दिया गया तांते तोपे। अब देखो सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ना, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, या झांसी की रानी भी कहते हैं इनको, है ना। देखो तो हुआ क्या था, इसका मतलब तुमको समझ में आ ही गया होगा, तांते तोपे का भी फोर्स है इसके अंदर, वो भी आया हेल्प करने के लिए। बिल्कुल जो तुमको फोटो में दिख रहा है, देखो बगल में एडॉप्टेड सन दिख रहा है ना, वो इनका अपना बेटा नहीं था, एडॉप्टेड सन था। मैं जानते हो कि दलाउजी का जो प्रिंसिपल था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके हिसाब से तो एडॉप्टेड सन को मिलता ही नहीं। हाँ तो देखो ब्रिटिश ट्रूप्स आया झांसी में अंडर हग रोस, एंड उसने झांसी को कैप्चर कर लिया 23 मार्च 1858 को, और लक्ष्मीबाई को कहा कि तुम सरेंडर कर दो, झांसी हम कंट्रोल कर लिए, मगर लक्ष्मीबाई ने सरेंडर नहीं किया। बाद में तांत्या टोपे का भी ट्रूप्स ज्वाइन किया है रानी लक्ष्मीबाई के ट्रूप्स को, और ये लोग बट द ब्रिटिश, मगर ये लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, ये लोग देखो सरेंडर नहीं किया है। आखिर तुम लोग को कैसे पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई भी थी? ये ब्रिटिश के वजह से ही पता चला है। ब्रिटिश ने रानी लक्ष्मीबाई को ट्रिब्यूट दिया है कि बोला कि वाह क्या बात है, लेकिन लेडी भी इतना बहादुरी से लड़ सकती है। भले ही वो हार गई, सरेंडर नहीं किए, वो सरेंडर जाके नहीं किए, वो लड़ी है। बड़ा बात ये हो, लड़ी हो, मैदान में लड़ी हो, समझ रहे हो ना। भले ही सोचो कि झांसी भले ही कैप्चर हो चुका था ब्रिटिश के द्वारा, मगर उसके बाद भी वो लड़ी है। देखो वही तो बोला कि झांसी 31 मार्च तक फिर से कैप्चर कर लिया गया। लक्ष्मी एस्केप्ड ओवर द वॉल एट नाइट, रात को देखो अपने बच्चे के साथ, एडॉप्टेड सन अनंत राव के साथ, वो अपना वही घोड़े पे जा रही थी, चल रही थी। बोथ नाना साहेब एंड लक्ष्मीबाई मूड ऑन टू ग्वालियर, ग्वालियर में गई और वहाँ पे ग्वालियर का फोर्ट को फिर ऑक्युपाई की। ग्वालियर कहाँ? वहाँ पे उसके लिए नाना साहब का, यानी कि यहाँ तो झांसी हो गया, मगर अभी वो सरेंडर नहीं कर रही है, क्योंकि ब्रिटिश बोला कि सरेंडर करो, बोला हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो नाना साहब और दोनों ग्वालियर फोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। बट क्या हुआ, बैटल फील्ड में ये मरी है। 17 जून 1858 को बैटल लड़ते हुए ये शहीद हुई है। और उसके बाद देखो ब्रिटिश ने क्या किया, 3 दिन के बाद ग्वालियर को फिर से रिकैप्चर कर लिया, क्योंकि इन्होंने देखा कि झांसी तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो ग्वालियर की तरफ चलते हैं, नाना साहब को थोड़ा हेल्प करते हैं। मैं वहाँ पे बैटल फील्ड में लड़ते मरी है ये। तो जो बैटल फील्ड में शहीद हो तो उसका नाम अमर होता है। देखते हो हम लोग कहते हैं कि नाना साहब भाग गया, नाना साहब भाग गया ना, ताते तोपे को तो पकड़ लिया गया, नाना साहब जंगल में भाग गया ना नेपाल का, तो उसका नाम बड़ा नहीं होगा, मगर जो बैटल फील्ड में लड़के मरा है या मड़ी है उसका नाम बड़ा हो गया। समझ पाए ना स्टूडेंट। देखो हर फादर, इसके फादर को, झांसी की रानी के फादर को कैप्चर किया गया, हाँ, एंड वाज हैंग ए फ्यू डेज आफ्टर द फॉल ऑफ झांसी। उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और अनंत राव को, जो एडॉप्टेड सन है किसका, रानी लक्ष्मीबाई की, उसको पेंशन दे दिया गया है। मगर उसके बाद बहुत ही किस्सा पॉपुलर हुआ इनका लक्ष्मीबाई का, और उसका तो अमर हो गई तरह से। ब्रिटिश, अब इसमें तो नोट्स में होगा नहीं ये सब चीज़, इनफैक्ट ब्रिटिश ने बहुत कसीदे पढ़े हैं रानी लक्ष्मीबाई को लेकर। वाह क्या लीडर है, लेडी हो के इस लेवल पे लड़ सकती है, क्या बात है, कमाल है, ये कंट्री कमाल का कंट्री है कि लेडी इस तरह लड़ सकती है। हाँ तो बिहार से हो तो कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आरा में भी हुआ था। और देखो बच्चे लोग, ये जमींदार थे, ये कोई म्यूटिनी आर्मी वाले लोग नहीं थे, ये जमींदार थे। तो एक बैंड ऑफ रेबल्स वॉज लेड बाय कुंवर सिंह एट आरा। जितने भी लोग थे जो गुस्से में थे ब्रिटिश को लेकर, सबको लीडरशिप दिए हैं कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। बताओ आखिर वीर कुंवर सिंह को क्यों इतना वीर कहा था? क्योंकि उनका उम्र उस समय 80 साल का था। कोई 80 साल का आदमी ठीक से चल नहीं पाता, अब ये 80 साल की उम्र में कहा कि ठीक है हम लड़ेंगे, बात समझे, इसलिए वो वीर है। देखो ओल्ड एज 80 साल का है, उसके बाद भी बहुत अच्छा लड़े हैं और ब्रिटिश फोर्सेस को परेशान किए। लगभग 1 साल तक ब्रिटिश फोर्सेस को ये कंफ्यूज करते रहे हैं, समझे ना। हाँ बाद में विलियम
टेलर और एड ने इसको पकड़ लिया और वो बैटल फील्ड में ही मरे हैं, इसलिए वो वीर है। जो जो बैटल फील्ड में शहीद होगा वो सब वीर है। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर नहीं किया है, वो शहीद हुआ है बैटल फील्ड। इंडिया में कहा जाता है ना वीर कुंवर सिंह, बिहार में तो बहुत बड़ा नाम है वीर कुंवर सिंह का। हाँ, जमींदार है ये, मगर जमींदार थे, इनको भी ज़मीन से निकाला गया था, तो गुस्सा था इनको भी। बरेली में देखो खान बहादुर के अंदर हुआ था। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रोहिलखंड का जो भी रूलर था उसी के डिसेंडेंट थे, उसी के वंशज थे ये, है ना। अब देखो इनको जो पेंशन दिया गया था वो पेंशन से खुश नहीं थे, तो इन्होंने भी एक आर्मी बनाया। बताओ इनका आर्मी जो कितना ज़्यादा है, 40,000 का एक आर्मी का टुकड़ी बना है, और इन्होंने भी अच्छा खासा ब्रिटिश को रेजिस्टेंस दिए हैं। और वही बात है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश के पास ट्रूप्स, ब्रिटिश जीत ही लेगा। मगर फिर भी बरेली में देख रहे हो ना, अच्छा खासा इन्होंने रेजिस्टेंस दिया है। खान बहादुर, मौलवी अहमदुल्ला, देखो ये भी आउटस्टैंडिंग लीडर थे, समझे ना। ये फैजाबाद में हुआ है, यूपी। ही वॉज अ नेटिव, देखो ये खुद रहने वाले मद्रास के थे, ये फिर फैजाबाद वही नॉर्थ इंडिया में आए, और वहाँ पे इन्होंने भी बहुत अच्छा बैटल लड़ा है ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखो कॉमन मासेस, बोले थे ना स्टूडेंट कि चलो ठीक है, बड़े बड़े लीडर सब तो हेल्प किए ही है, रूलर सब, इंडियन प्रिंसेस सब, रूलर सब, एडेप्टेड सब, जो भी हो, मगर कॉमन मासेस का भी योगदान था। जैसे एग्जांपल देखो, शाहमाल एक लोकल विलेजर है तुम्हारा बागबात का, हाँ, इन्होंने भी बहुत ही योगदान दिया, लोकल आदमी है ये। ही ऑर्गेनाइज द हेडमैन एंड पीजेंट्स ऑफ 84 विलेजेस, ये जस्ट सी, इसी को बोलते हैं 84 देश। विलेज का मतलब देश, पहले के लोग विलेज को एक देश बोलते थे। तो 84 विलेजेस को इन्होंने क्या किया, जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी हेडमैन थे, सबको इन्होंने इकट्ठा किया और विलेज टू विलेज गए और बोले सभी लोग से कि ज्वाइन करिए हमारे रेबल ग्रुप से, ब्रिटिश से लड़ना है, ब्रिटिश हेजेमोनी से, ब्रिटिश सुप्रीमेसी से लड़ना है। हाँ, उसके बाद देखो ये आदमी, देखो शाहमाल लगातार सप्लाई भेजते रह गए, जो भी दिल्ली में म्यूटिनी हो रहा था ना, उसका जो एसेंशियल सामान होगा ना जी, राइफल, गाड़ी, खाना पीना, जो भी चीज़ है, सब भेजते रहे। एंड प्रिवेंटेड ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, देखो जो ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ में जो ब्रिटिश अपना कम्युनिकेशन करेगा उसका चैनल भी ये काट दिए। इसका मतलब ये आदमी ने गजब काम किया है। एक तो मेरठ में सप्लाई दिए जा रहे हैं सोल्जर्स को, और उसके बाद जो ब्रिटिश का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको भी तोड़ दिया इन्होंने। तो इनका अपना ही एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी इन्होंने क्रिएट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली जुलाई 1857 को ब्रिटिश ऑफिसर ने इनको मार दिया। जो भी हो, इनका काम तो बहादुरी वाला ही था ही स्टूडेंट। द पीपल अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, देखो जो कॉमन मासेस जुड़े हैं इनके अंदर, जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन दिखेगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग दिखा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिजेज, जो रिवर के ऊपर ब्रिजेज, उसको भी खत्म कर दिया। जो रोड बना होता रोड को भी डगअप कर दिया, समझे, ताकि गवर्नमेंट फोर्सेस को स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए वहाँ पे। समझ रहे हो ना। तो ये तो और ख़तरनाक हुआ, 84 देश इसमें शामिल हुआ, यानी कि 84 विलेजेस को इन्होंने कंट्रोल कर दिया था। ये शाहमाल है। अब देखो सवाल ये है कि ठीक है, देखो कितने लोग हैं, है ना, अवध, कानपुर, मेरठ, बरेली, बिहार का आड़ा, ये तो हाईली सक्सेसफुल होना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया, फिर भी नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ पे हमें जानना होगा कि बाकी जो सेक्शन ऑफ पीपल है उसका क्या रवैया था 1857 को लेकर। देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो नेटिव स्टेट्स थे, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि ये प्रिंसली रूलर्स था, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर साबित हुआ हरिकेन को रोकने में। हरिकेन मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857, हरिकेन मतलब तूफान, हरिकेन मतलब होता तूफान। ये तो तूफान इतना खतरनाक स्पीड से चल रहा था, मगर ये जो नेटिव रूलर्स है उसको काट दिया। यदि नेटिव रूलर्स, समझो बात को बच्चे लो, यदि नेटिव रूलर्स 1857 रिवोल्ट को समर्थन देता तो ब्रिटिश का सफाया हो जाता उसे से। मगर नेटिव रूलर्स क्या किया, ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिया। जब नेटिव रूलर्स ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिया तो समझ रहे हो ना क्या होगा। कितना भी हाथ पैर मारते रहेगा कॉमन मासेस सब, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तुम खुद सोचो ना, एक नेटिव रूलर है लेट्स, उसने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, और रेबल ग्रुप, कोई भी रेबल ग्रुप उसके शासन में आ गया, उसके जुरिस्डिक्शन में आ गया, उसके लैंड में आ गया, वो आराम से बोल देगा ब्रिटिश को कि इतना आदमी हमारे जगह से पास हो रहा है, आइए अटैक करिए इसके ऊपर, खत्म हो जाएगा ट्रूप्स। आ रहा है समझ में ना। तो जो कह सकते हो 1857 का, मैं कह सकता हूँ विलन, इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, कोई विलन है तो नेटिव रूलर्स सब है, क्योंकि नेटिव रूलर्स ने ब्रिटिश को सहयोग किया था।
इसलिए लॉर्ड कैनिंग क्या कहते हैं कि ये बैरियर है, इसके वजह से जो हरिकेन जो आने वाला था इतना भयानक, जिसके वजह से ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाता, मगर नेटिव रूलर्स, थैंक्स टू नेटिव रूलर्स, इसके वजह से खत्म नहीं हुआ, बच गया वो हरिकेन। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से तो गलत हुआ है ना। इंदौर का जो होलकर है बताओ ब्रिटिश के साथ रहा है, होलकर याद है ना तुम लोग को। मान सिंह ग्वालियर का बताओ, ताते तोपे को पकड़ा ना, मारा गया ना ताते तोपे को। रीजन क्या था कि वहाँ का जो मान सिंह है, मान सिंह वो ब्रिटिश के साथ था, वो बताओ ब्रिटिश के पक्ष में है, तब तभी तो ताते तोपे को पकड़ा गया वहाँ पे। ये ताते तोपे को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। सब खबर भेज रहा था ब्रिटिश को, देखिए ताते तोपे यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, अपना ही आदमी ठग लिया उसको। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, वो भी ब्रिटिश के साथ। और सिख जानते हो, गोरखा जानते हो, हमेशा ब्रिटिश के साथ, क्योंकि सिख ब्रिटिश के साथ रहेगा। रीजन ये है कि बहादुर शाह जफर को बैठाना नहीं चाहेगा वो सिंहासन पे। और गोरखा का अपना है, गोरखा शुरू से लॉयल रहा है ब्रिटिश को लेकर। जैसे ट्रीटी ऑफ सिगौली हुआ था, विद्यार्थी लोग जानते हो, 1816 के आसपास, तब से लेके अभी तक गोरखा क्या है, लॉयल है। अदर से जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, बिग ट्रेडर्स, ये सब ब्रिटिश के साथ ही था। अधिकतर जो जमींदार है, अधिकतर जमींदार बोल रहा हूँ, लैंडलॉर्ड्स वही, मनी लैंडर्स, साहूकार, सब ब्रिटिश के पक्ष में ही था। और जो पढ़ा लिखा जो आदमी था वो भी ब्रिटिश के पक्ष में ही था। अब बताओगे सर पढ़ा लिखा आदमी क्यों था? अब देखो यहाँ पे डिबेट हो सकता है, या यहाँ पे समझने वाला चीज़ हो सकता है कि पढ़ा लिखा आदमी को तो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, वो नहीं किया, क्योंकि पता है कि फिर वो आएगा शासन, ब्रिटिश है तो पीसफुल मेंटेन करके रखा है, नहीं तो फिर झड़प होगा, इससे अच्छा ब्रिटिश के अंदर ही काम करते हैं, ये सोचिए। और ऐसे भी जानते हो जो इंटेलिजेंट जो क्लास होता है, इंटेलिजेंसिया जो होता है, जो एजुकेटेड क्लास होता है, उसका जो लड़ने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। इस तरह नहीं जाके मार देगा पकड़ के, हाँ उसको लड़ने का तरीका अलग है उसका, समझ रहे हो? इसलिए ये लोग सपोर्ट नहीं किया, वो लॉयल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। तो क्या लगता है तुमको, जीत जाएगा भारत, जीत जाएगा 1857? नो। हाँ, इम्पैक्ट तो भयानक पड़ने वाला है, इतना भयानक इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि उसके बाद क्वीन प्रोक्लेमेशन होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खूब रूल किया इंडिया को, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा रूल, क्वीन प्रोक्लेमेशन होगा। अब डायरेक्ट क्वीन के अंदर आ जाएगा कंट्रोल पूरा इंडिया का। और दूसरी बात है, ऊपर से बोल दिया गया ठहरो, अब नेटिव रूलर्स को नहीं लेना है, नेटिव स्टेट को नहीं लेना है अपने अंदर, हो गया, बहुत हो गया। तो दलाउजी जो करके गया था, उसके बाद दलाउजी मैक्सिमम पहुंचाया लैंड ब्रिटिश के अंदर, उसके बाद लैंड फर्दर एक्सपांड नहीं हुआ, एनेक्सेशन नहीं हुआ लैंड का, रोक दिया गया उसके बाद। तब तक तो बहुत लैंड ऑक्युपाई कर लिया गया। देखो जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे नेटिव रूलर्स भी थे, निजाम था नहीं था हैदराबाद का, और रूल कर रहा था, खुद ही रूल कर रहा था। मगर ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी कम्युनिकेशन देखेगा, आया समझ में? देखो यहाँ पे एंड ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट का अंत हुआ। देखो यहाँ पे ब्रिटिश ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, देखो 10 सितंबर 1857 को। बहादुर शाह को देखो प्रिजनर बना दिया गया, जो उनके प्रिंसेस सब थे उसको कैप्चर कर लिया गया, उसको मार दिया गया। हाँ, बहादुर शाह जफर को एग्जाइल रंगून में भेज दिया गया, जहाँ पे बेचारा बहुत ही गरीबी से उनका मौत हो गया था 1862 में। और उनका जो बेटा बंसस था, वंशज को मार दिया, क्योंकि वंशज रहेगा फिर बाद में क्लेम करेगा, उसे खत्म कर दो इसको। और खुद उसको रंगून भेज दिया, किसको? बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। रंगून जानते हो ना, म्यांमार का जो जगह है। ब्रिटिश लोग कहाँ भेजता था, या तो काला पानी भेज दिया या रंगून भेज दिया, समझे? तो ये जो ग्रेट हाउस ऑफ मुगल्स फाइनली कंप्लीट, खत्म हो गया, अब कोई मुगल को नहीं कर सकता। हाँ, विद द फॉल ऑफ दिल्ली द फोकल पॉइंट ऑफ रिवोल्ट डिसअपीयर्ड। जब दिल्ली ही खत्म कर दिए तो बाकी जो होगा छोटा छोटा वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पावर सेंटर है। कानपुर में देखो, कानपुर जैसे कि जानते हो तुम लोग, 6 दिसंबर 1857 को फिर से कानपुर को कंट्रोल कर लिया गया सर कॉलिंग कैम्पबेल के द्वारा। हाँ, जानते हो कि झांसी भी गई थी वहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई भी गई थी कानपुर के कॉज के लिए। नाना साहब जानते हो कि एस्केप्ट हो गए, अच्छा सॉरी वो ग्वालियर के लिए गए थे, आई एम सॉरी। नाना साहब जानते हो कि नेपाल भाग गए, है ना? वो उसके बाद नाना साहब के बारे में खबर ही नहीं हुआ। नाना साहब को भी असिस्टेंट ताते तोपे दे रहे थे ना, ताते तोपे दे रहे थे असिस्टेंट्स उनको। हाँ, वो भी सेंट्रल इंडिया में गए थे, रोहिल खंड में उनको पकड़ा गया, फिर उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। झांसी देखो, झांसी को सर हक रोक्स ने कंट्रोल कर लिया। कुंवर सिंह देखो, भक्त खान देखो, खान बहादुर देखो बरेली के, मौलवी अहमदुल्ला देखो, ये सब मरे हैं बैटल फील्ड में। बेगम ऑफ अवध देखो, इनको भी बोला, इनको भी कंपेल किया गया, वो भी डर से नेपाल भाग गई। तो ख़त्म तो हो गया, रिवोल्ट ख़त्म हो गया। तो बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश ने जो भी फिर से री इस्टेब्लिश कर लिया, जो भी लैंड उसका था फिर से उसने री इस्टेब्लिश कर लिया।
and British government had to pour immense supplies of men, money and arms into the country. अब ब्रिटिश को लगा कि अब आर्मी को और मजबूत करने की ज़रूरत है, अब कुछ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना पड़ेगा यहाँ पे भी, नहीं तो आर्मी सिपाही म्यूटनी हो गया, ये तो गजब हो गया। तो अब वो नए तरीके से आर्मी को फिर से ओरिएंट करेगा, स्ट्रक्चर नया बनाएगा आर्मी का। हाँ, दो इंडियंस हैड टू लेटर रीपे द इंटायर कॉस्ट थ्रू ओन सप्रेशन। बताओ, बाद में अब इंडियंस को लेकर नफरत हो जाएगा ना इनके मन में, ब्रिटिश के मन में, तो ये अपने तरीके से बदला लेगा। जैसे 1857 में मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ना, तब मुस्लिम को अपने तरीके से बदला लिया था। अब बाद में समझ गया कि 1857 रिवोल्ट में जब हिंदू मुस्लिम एक साथ आ सकता है, जबकि दोनों में कितना डिफरेंसेस है, तो अब यहाँ से ब्रिटिश लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना शुरू करेगा कि कैसे हिंदू और मुस्लिम को दूर रखा जाए। और सर सैयद अहमद खान को जान ही रहे हो, मैंने बताया है क्लास में कई बार, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कैसे उसको यूज़ किया है ब्रिटिश ने। तो सवाल वही है कि आखिर ये इतना बड़ा रिवोल्ट कैसे फेल कर गया। देखो रिवोल्ट क्या है, रीजनल है, लोकल कैरेक्टर है। हाँ, अलग अवध में है, मेरठ में है, देखें ना स्टूडेंट हम लोग, हाँ अलग है। एक कंटिन्यूस जो होना चाहिए वो नहीं है। अब इसमें इंडिया एज अ नेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं इसमें। भारत एक था, साउथ इंडिया में हुआ क्या ये, जितना भी देख रहे हो सेंटर ऊपर नॉर्थ इंडिया का था ना, वो अलग अलग जगह पे था। क्या साउथ इंडिया में था, क्या गुजरात में था, नहीं था जी। तो पैन इंडिया पे रिवोल्ट नहीं गया, और इंडिया एज अ नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो वही बोला कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। हमने देखा जमींदार ने सपोर्ट ही नहीं किया 1857 को, साहूकार ने सपोर्ट ही नहीं किया, प्रिंसली स्टेट ने सपोर्ट ही नहीं किया। दूसरी बात है कि देखो वही ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, और जो भी ज्वाइन किया है, जो भी आर्मी है, उसके पास इक्विपमेंट उतना अच्छा नहीं है, समझे, पोरली ऑर्गेनाइज्ड है, और कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं है। अब देखो यदि आरा से कुंवर सिंह लड़ रहे हैं तो कुंवर सिंह आरा की वजह से लड़ रहे हैं ना, बल्कि एक नेशन के लिए लड़ रहे हैं। यदि रानी लक्ष्मीबाई लड़ी तो किसके लिए लड़ी है, वो अपने लिए लड़ी है। बात समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग। कानपुर में यदि लड़ा है, ग्वालियर में यदि लड़ा है, तो वो अपने लिए लड़ा है। भक्त खान लड़ा है तो अपने लिए लड़ा है, अपना कॉज के लिए लड़ा है। तो जब कॉज अपना अपना हो तब कहाँ से आपका बैटल जीतोगे। तो कोई सिंगल आइडियोलॉजी नहीं था, नेशन बनाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देखो हाँ, इम्प्लीकेशन बच्चे लोग देख सकते हो, इम्प्लीकेशन क्या हुआ इसका। भले ही हम हार गए डिफरेंट रीजन्स, मगर इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि 1857 का रिवोल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग जुड़े और एक कंट्री के लिए कॉन्शियसनेस जगा कि यस ब्रिटिश सबका कॉमन एनिमी है, उसको हराया जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है। इस रिवोल्ट में हमें हिंदू मुस्लिम का कॉपरेशन देखने को मिला। पीपल हो, सोल्जर हो, लीडर हो, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ आके लड़े हैं, समझे। और ये भी एक रीजन बना कि ब्रिटिश यहाँ से एक्टिव हो गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर, और किसी तरह कम्युनलिज्म वाला बीज बोना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने। और ये कम्युनलिज्म वाला बीज इतना बड़ा हो जाता है आने वाले समय में कि हिंदुस्तान का दो बंटवारा हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। बात समझ में आ रहा है ना। ये सब का फ्यूचर रिपरकर्सन है इस रिवोल्ट का। हाँ बच्चे लोग, एक म्यूटिनी और भी हुआ था जिसको बोलते हैं वाइट म्यूटिनी। वाइट म्यूटिनी मतलब क्या कि जो यूरोपियन सोल्जर है वही अंग्रेज के विरोध में कर दिए, बैटल कर दिए। यहाँ पे इंडियन सोल्जर नहीं है, यानी कि वाइट सोल्जर ही वाइट के अगेंस्ट रिवोल्ट किए हैं। अब कहो कि ये क्यों हुआ, तो पहले समझो। क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ 1858 में। अब ब्रिटेन चलाएगा भारत को, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगा। आ रहा है समझ में। दोनों ही घोड़े हैं, दोनों का मतलब अलग होता है। अब पहले बनिया क्लास चला रहा था, ट्रेडिंग कंपनी चला रहा था भारत को। अब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा तो क्या करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाएगा, ब्रिटेन चलाएगा, डायरेक्ट सॉवरेन राइट रहेगा ब्रिटेन का। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सोल्जर्स होंगे उसको बहाल किया जाएगा। अभी क्राउन के अंदर शिफ्ट होगा ना वो सोल्जर्स सब। देखो तो ब्रिटिश इंडियन कंपनी के अंदर जो कंपनी आर्मी था रिवोल्ट से पहले, अब वही आर्मी क्या कहलाएगा, क्राउन आर्मी। क्राउन आर्मी मतलब ब्रिटेन का आर्मी। अब देखो जब पहले क्या था, कंपनी आर्मी में बट्टा मिलता था। बट्टा का मतलब क्या कि कभी भी होम टेरिटरी से आप बाहर गए, आप लड़ने के लिए गए, इंडियन सोल्जर बार बार मांग कर रहा था ना कि बट्टा मिलना चाहिए हमें भी। बट्टा मतलब क्या कि बाहर यदि लड़ने के लिए जाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्राउन, जैसे ही क्राउन रूल आया तो उसमें बोल दिया कि बट्टा उट्टा कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोग को जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी में कि तुम जाता था, सिंध जाता था लड़ने के लिए, वाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ, वाइट सोल्जर के लिए, जो तुम लोग को पैसा मिलता था अब नहीं मिलेगा। इस चीज़ को लेकर विद्रोह कर दिया। तो वही है कि क्राउन रूल के अंदर बट्टा स्टॉप हो गया।
जैसे ही बट्टा ये स्टॉप हो गया, तो इससे जो यूरोपियन फोर्सेस थे, जो कंपनी में एम्प्लॉयड थे, वो सब विद्रोह करने के मूड में आ जाएंगे। इसी को हम कहेंगे वाइट म्यूटिनी, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन सोल्जर ने ही क्राउन रूल के अगेंस्ट बैटल किया था। हालांकि इसको दबा दिया गया बाद में। देखो, तो वाइट म्यूटिनी को लगा कि अरे भाई, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। ऑलरेडी 1857 का सफरिंग झेल चुके हैं, 1857 माथा हिला कर रखा है, फिर एक वाइट म्यूटिनी। दस द डिमांड्स ऑफ दिस सोल्जर इलनेस्ट बोनस और चॉइस फ्रॉम वॉज एक्सेप्टेड। बाद में अलाउंसेस दे दिया गया, चलो ठीक है यार, तुम तो शांत रहो, तुम तो मेरा अपना आदमी है, तो उसका अलाउंसेस मान लिया। वो वाइट म्यूटिनी हुआ है, वाइट म्यूटिनी भी हुआ है, यानी कि गोरे ने गोरे के अगेंस्ट लड़ा है। क्यों? मेन पैसे से मतलब है। क्यों नहीं? हम कहाँ का आदमी, हम यूरोप का आदमी, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, आई शुड गेट मनी। अभी तो देखो अग्निवीर हुआ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ क्या? अग्निवीर यदि 4 साल का लिए किया गया तो विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ हमारे देश में? तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो इस म्यूटिनी को लेके लोग, जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, स्कॉलर जो रहे हैं, ब्रिटिश स्कॉलर रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, जो भी, उनका क्या मत था? जैसे चार्ल्स रैकेस, इन्होंने कहा देखो अब ये जो गोरे लोग का, जान रहे हो ना, गोरे लोग का बुद्धि भी गंदा ही रहेगा, ये लोग उल्टा पुल्टा ही बोलेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या बोल रहा है? देखो, ये बोल रहा है कि ये सोल्जर का म्यूटिनी था, समझे, कुछ कुछ जगह पे हुआ है, कोई खास नहीं है। ये चार्ल्स रैकेस ने बोला। JW कै ने क्या बोला कि ये बैटल ब्लैक्स अगेंस्ट वाइट्स है। देखो, मतलब काला लोग वाइट के अगेंस्ट लड़ा है। TR होल्म्स ने क्या बोला कि ये कन्फ्लिक्ट है सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच में। देख रहे हो ना, यानी कि इंडियंस को बार्बरिज्म कह रहा है कि गवार लोग लड़ा है सिविलाइजेशन के अगेंस्ट। गोरा लोग बाबू कभी सुधरेगा नहीं, ये लोग आ रहा समझ में ना, गोरा लोग नहीं सुधरेगा कभी भी। 1857 कहाँ हिला दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये बोल रहा है कि सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म का वो हो रहा था। अब कुछ ही सोल्जर लड़ा है, इतना हाइक करने की जरूरत नहीं है। बट BD सावरकर क्या बोलते हैं, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मजाक मत समझो इसको, बड़ा वार हुआ है। अब BD सावरकर ने तो इस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया था। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स थे अभी जर्मनी के जो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। वो कहे देखो अब उनका तो कम्युनिज्म वाला ही विचारधारा रहेगा, तो वही विचारधारा से देखेंगे इस चीज़ को। वो कहें कि सोल्जर, पीजेंट्स और डेमोक्रेटिक मिल के लड़ा है फॉरेन और फ्यूडल बॉन्डेज से। ये करेक्ट है, इसको ठीक से एनालिसिस करोगे तो इन्होंने सही बोला है कि वर्किंग क्लास जिसका शोषण हो चुका था बहुत बुरा, वो लड़ा है इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। आगे देखो, रीस क्या बोलता है? ए वार ऑफ फैनेटिक रिलीजियस अगेंस्ट द क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन के अगेंस्ट ये विरोध था। क्रिश्चियनिटी मिशनरी आया था ना हमारे रिलीजियस मैटर पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया, उसके विरोध में ये वार था। RC मजुमदार क्या बोलता है? देखो, RC मजुमदार जो हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं भारत के, इनका किताब पढ़ते हो, बहुत सारा किताब लिखते हैं। वो कहते हैं कि ना ही ये फर्स्ट वार था, ना ही ये नेशनल वार था, ना ही ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। जाओ जोटो का इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलने की जरूरत ही नहीं, ये भी सही स्टेटमेंट है। कहाँ पूरा भारत में हुआ था? भारत एज ए नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट ही नहीं है। RC मजुमदार बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो हुचिसन, ये क्या बोलते हैं? ये शुरुआत तो हुआ था म्यूटिनी के रूप में, बाद में पॉपुलर रेबिलियन बन गया। ये भी बात सही है, मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ, अब बात कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिसमें सिविलियंस लोग भी शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? देखो, ये मायने रखता है। ये फ्यूडल आउटपोस्ट हेडेड बाय द फ्यूडल चिफ्स एंड देयर फॉलोअर्स हेडेड बाय वाइड स्प्रेड एंटी फॉरेन सेंटीमेंट, यानी कि स्टार्ट तो किया फ्यूडल चिफ्स ने, वही जमींदार लोग ने स्टार्ट किया, जो इंपॉर्टेंट लोग सब थे। बाद में इनके फॉलोअर्स जुड़ते चले गए और लास्ट में ब्रिटिश के अगेंस्ट ये बैटल लड़ा है। तो ये भी एक तरह से सही है सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया। और एसेंस सेन ये क्या बोलते हैं कि बिगेन विद द फाइट फॉर रिलीजन, रिलीजन के लिए फाइट हुआ और जो एंड हुआ वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए हुआ है। तो इसमें भी सत्यता है, ये भी खराब नहीं। तो अलग अलग जो स्कॉलर, जो अलग अलग जो लोग थे, वो अलग अलग तरीके से पर्सपेक्टिव रखे हैं और रिवोल्ट ऑफ 1857 को अपने हिसाब से व्याख्या की है। तो किसी का भी एक उठा कर पूछ सकता है तुमको, क्या ये स्टेटमेंट से तुम सहमत हो? जैसे कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट ले लो। हाँ, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट ले लो, स्ट्रगल ऑफ सोल्जर्स, पीजेंट्स एंड डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट द फॉरेन एंड फ्यूडल बॉन्डेज, है ना, सेड बाय कार्ल मार्क्स। डू यू अग्री फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इस पर तुमको अपने हिसाब से व्याख्या करना है। इस तरह का पूछा जाता है, स्पेशली ये ऑप्शनल पेपर में इस तरह का क्वेश्चन सब पूछा जाता है। समझ गए ना? कंप्लीट हो गया है।